एक दीप्ति नवल के वो निकले नेफ्यू, उन्होंने बोला मैम को काम के लिए कोई लड़का चाहिए, मैं ऐसे सीधा खड़े हो जाता था। सब करता था बिकॉज मेरे को बस इनके साथ रहना था, जिनके साथ आपको इतना सीखने को मिल रहा है ना, आप बस उनको सुनो, आप बस बैठो। तो पहला वो प्ले करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पृथ्वी थिएटर क्या होता है। इमेजिन आप पहला प्ले कर रहे हो और पृथ्वी में कर रहे हो, और एक है वहाँ पे भी एक जादू है। तो जो प्योर आर्ट होता है वो आपके अंदर से आता है। ये नहीं ढूंढना है कि बाहर क्या है, हमें अपने अंदर ढूंढना है चीज़ों को, अपने आप को पहचानना जरूरी होता है। कोई नए एक्टर्स जो आते हैं तो आपको लगता है किस थॉट प्रोसेस है तो उनको आना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली एक तो एक बैग में बहुत सारा पेशेंस ज़रूर भर के लाओ, तो रेडी रहो हर चैलेंजेस के लिए, और कभी खाली मत बैठो यार। मतलब मैं तो कह रहा हूँ आजकल तो और ज़्यादा चीज़ें आ गई, कभी फ़ोन में कुछ बना लो, कीप रनिंग एवरी डे। जिस दिन फिर आपको आपका रेस आएगी तो आप एटलीस्ट अपना बेस्ट दे पाओगे। अगर आप अपनी घर में बैठ के अपने दिमाग में एक्टिंग करने लग जाओगे और सोचोगे कि सिर्फ किताबों में है, किताबें पढ़ना ज़रूरी है, वर्कशॉप करना भी ज़रूरी है, लेकिन बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। कांच के अंदर रहोगे तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस बना रहे होगे, आप वो 5 एक्सप्रेशन में ही एक्टिंग कर रहे होगे। व्हाट काइंड ऑफ चेंज एज एन एक्टर यू वांट टू सी? फ्रैंकली लगता है भी प्रियांशु भाई, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मतलब मुझे लगता है कि हाँ, आपने बताया मिलिट्री बैकग्राउंड से वो फादर तो उसमें थे, बट मुझे लगता है स्क्रैच से आप अपनी स्टोरी शुरू करो, जैसे मैं आपको सुनने आया हूँ बस आज। मैं दिल्ली बॉर्न हूँ एक्चुअली, दिल्ली में पैदा हुआ था, आरकेपुरम सेक्टर 3। हाँ, आरकेपुरम सेक्टर 3। वो बेबी था उस टाइम पे, वहाँ पे आर्मी कॉलोनी थी, ये सब था। हम 4 भाई बहन हैं। फिर वही पापा पोस्टिंग होती रही, आसाम गए, आसाम में कहीं आर्मी कैंटोनमेंट वाले एरियाज में रुके। आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड में था जब बैंगलोर आए। बैंगलोर में लाइफ वहाँ शुरू हुई, और पापा फील्ड पोस्टिंग लेते रहे। तो फील्ड पोस्टिंग में क्या होता है कि वो जाते थे, हम लोग फैमिली आपकी नहीं जा सकती है, जैसे अगेन नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम जगह पे चले गए। फ्रॉम 6 आसाम रेजिमेंट, तो इन कोर का बहुत वो हैंडल करते थे। फैमिली वाली जगह भी मतलब कर भी नहीं सकते वहाँ, कर नहीं सकते आप फैमिली। तो हम लोग SF क्वार्टर जैसे बोलते हैं, सेपरेट फैमिली क्वार्टर्स में रहते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लिटरली फादर से अवे ही रहे। बिल्कुल। जिसका मतलब पूरा ब्रांड मुझे लगता है मेरी माँ को जाना चाहिए कि वो उनके साथ उनके 4 बच्चे थे जिनको उनको देखना था। 4 भाई बहन है, और हम चारों पी है। मतलब सबसे बड़ी बहन है प्रियंका, फिर पल्लव, प्रेरणा और प्रियांशु। मतलब 4, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। और आई थिंक मेरा भाई जो मैं आपको बता ही रहा था, आई थिंक डाउन सिंड्रोम है, उनके लिए वो बहुत अच्छा था। पल्लव के लिए आई थिंक बैंगलोर में रहना, और उस मोटिव से ही हम लोग ज़्यादातर बैंगलोर में टिके रहे, क्योंकि बैंगलोर में एजुकेशन वाइज स्पेशल किड्स के लिए बहुत अच्छी थी, उनको स्पेशल स्कूल में डालना ये सब। और मतलब फ्रैंकली हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं था, वो हम भाई बहन ही थे। मुझे जब लोग बाहर का आदमी स्पेशल बोलता है तो मेरे को लगता है कि स्पेशल क्या होता है, जिस तरह बड़ा हो रहा है फैमिली और उनको तो लगता है भाई है, चलो हमारे बड़ा लिए वही बड़ा होता था, कोई कभी वैसे नहीं हुआ। मतलब हमने आई रिमेम्बर हम लोग WWE खेलते थे और एक दूसरे को मार ही रहे होते थे, सबका खून निकल रहा था। तो मेरी बहन, सबसे बड़ी बहन दीदी वो थोड़ी वैसी थी कि दिल से डर लगता है थोड़ा, मम्मी से ज़्यादा डर आपको बहन से लगता है। पर बाकी जो 3 थे हम लिटरली मारपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो पल्लव को कभी ऐसा नहीं कि साइड रखा है कि ये स्पेशल है, इसको नहीं। मम्मी मतलब डांट रही तो तीनों को डांट रही है, तो मार पड़ रही है तो तीनों को पड़ रही है, वैसा वाला होता था। आई थिंक बैंगलोर लाइफ ने मुझे इतना वो दे दिया कि एक तो बहुत जल्दी भी मैच्योर हुआ एक तरीके से। अपने भाई के साथ हम लोग ट्रेन में निकल जा रहे थे अकेले ही, दोनों के दोनों यार। मेरे बहुत बार मेरी माँ को बाकी फैमिलीज वाले आंटियाँ बोलती थी कि तुम ये तो 8th स्टैंडर्ड में है, इसको तुमने डाउन सिंड्रोम अपने बेटे के साथ। हम लोग ने बैंगलोर से, पापा उसे आसाम में थे, गुवाहाटी, मेरी माँ ने मेरे को और मेरे भाई को ऐसे भेज दिया कि जाओ, पापा को छुट्टियाँ दी। पर जनरली आप एक 7th 8th स्टैंडर्ड के लड़के को, और प्लस आपका भाई साथ में है डाउन सिंड्रोम, और हम दोनों निकल गए थे। और वो ट्रेन 24 घंटे लेट भी थी, और लोगों को लग रहा था, और ट्रेन में लोगों को हमारे बारे में टेंशन हो रही थी, हम दोनों को पता नहीं कोई टेंशन ही नहीं हो रही थी। हमने बोला हम पहुंच जाएंगे यार, कोई बात नहीं, पापा वहाँ पे है। एंड आई थिंक वो एक तरीके से हमारे दोनों मम्मी पापा ने वो दे रखी थी कि सीखो, खुद से सीखो। मतलब हम लिबर्टी थी आपके पास, लिबर्टी थी एक तरीके से। तुम वो डिफेंस फैमिली में रहे या जैसे भी था, बट वो आई डोंट थिंक वो इट्स जस्ट अबाउट डिफेंस फैमिली। वो एक नहीं, डिफेंस फैमिली नहीं, डिफेंस फैमिली में पता होता है कि दुनिया इतनी आसान नहीं है, थोड़ी टफ बनने में बुराई नहीं है। करेक्ट। और वो खुद से सीखोगे ना तभी हो पाएगा। मतलब मैं स्कूल में मैंने आई थिंक 10वीं के बाद बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहीं आज ही खुलासा सब कुछ बोलने वाला हूँ कि 10वीं के बाद मैं 11वीं में जल्दी में PCMC ले लिया। मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर्स होता है, जल्दी में वो ले लिया। हमें कहीं जाना था, छुट्टी हो गई, उसमें वापस आया तो पढ़ना शुरू किया। तो मैंने बोला यार ये तो मुझे करना ही नहीं था, क्योंकि ऊपर सब साइंस ले रहे, तो मैंने भी साइंस ले ली। एंड स्कूल में मेरा ओनली एम था सबसे पहले नोटिस बोर्ड जाके देखना कि कल्चरल टीम में क्या हो रहा है, कौन स्टेज पे क्या है। क्लियर था मतलब?
आई डोंट नो, इट वाज समथिंग, मुझे वही पूछा जाता था। इट वाज जस्ट either मैं बास्केटबॉल और रनर रहा हूँ, एथलीट था। रनिंग में क्रिकेट बहुत मैंने प्रोफेशनली खेला है, काफ़ी KIOC के लिए कर्नाटक, मैं एक्चुअली कर्नाटक रीजनल खेल चुका हूँ। अच्छा अंडर 14, अंडर 12, अंडर 14। मनीष पांडे अपना IPL वाला बंदा, वो बैट्समैन थे, रॉबिन उत्तपा मेरे सीनियर थे, तो हम लोग कर्नाटक के लिए रीजनल खेलते थे। मैं विकेट कीपर बैट्समैन था, और बहुत टाइम तक मुझे विकेट क्रिकेटर बनना था। इनफैक्ट सैयद किरमानी जो हमारे पुराने प्लेयर, उनके अंडर थे हम लोग, तो हम उनसे सीखते थे। काफ़ी 5-6 साल तक मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट खेला है, हाँ जी हाँ जी। पर आई थिंक थ्रू आउट फिर वो स्पोर्ट्स और कल्चरल, मतलब स्टेज पे रहना मेरे लिए वो था कि स्कूल जा रहा हूँ तो मेरे लिए स्टेज है, क्लास नहीं है पहली चीज़। मैं 11वीं में 6 महीने तक, अच्छी चीज़ नहीं है ये बताना, लेकिन 6 महीने तक हार्डली क्लासेस अटेंड करी है। पर उनके दौरान मैं ऐसा नहीं था कि खाली बैठा था। मैं हमारा बैंड हम फॉर्म कर रहे थे, जो लिटरली आर्मी स्कूल का तो सही डायरेक्शन में लेके गए। चल रहा था, हाँ कुछ ना कुछ चल रहा था। तो इसलिए प्रिंसिपल मेरे से प्रॉब्लम में नहीं थी। प्रिंसिपल को ये था कि तू बस पास हो जाए यार अच्छे से। तो हाफ ईयरली जब हुआ, और जब मैं सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ और PCMC फेल हो गया, मतलब पूरा साइंस के सब्जेक्ट में फेल हुआ, तो मेरे प्रिंसिपल ने बहुत स्वीटली मुझे बुलाया कि सुन, एक काम कर, कॉमर्स ले ले कंप्यूटर्स के साथ, और पास हो जाएगा तो अच्छे से बोर्ड, बिकॉज मेरे को दिख रहा है तो क्या क्या कर रहा है। तुम लोगों ने नई अभी फर्स्ट टाइम बास्केटबॉल टीम बनाई है जो जीत रही है, स्कूल को वहाँ नाम मिल रहा है, तुम लोगों ने अपना बैंड बनाया है, गाने गा रहे हो, तुम लोग ने ड्रामा टीम बना लिया, तो मेरा सब कुछ उसी पे होता था फोकस। मैं लिटरली वो कल्चरल सेक्रेटरी जैसा अपना काम करने वाले ही करते रहो। तो आई थिंक समहाउ द टीचर और प्रिंसिपल, उसको पता था कि ये वही कर रहा है, ये सही है। और ऐसा भी नहीं कि उसमें खाली बैठे जस्ट जबरदस्त बंक मार रहे हैं। फिर कॉमर्स ले लिया, उसमें भी मैंने बोला मैं तो अपनी प्रिंसिपल को बोला था, मैम वो घर वालों को बताने के लिए एटलीस्ट मैथ्स तो दे दो। कि नहीं हो पाएगा, मैं बता रही हूँ तो बहुत अच्छा है बाकी सब में, मैथ्स मत कर, कंप्यूटर्स कर ले। तो वही किया, एंड आई थिंक मैंने उनको भी फॉलो किया, उन्होंने मेरे को एक पाथ दिया, मेरे टीचर्स ने भी सपोर्ट किया कि नहीं नहीं करता है। 12वीं में मैंने अच्छे से, फिर देन आई गॉट अकाउंट्स में, और वो बिजनेस स्टडी में 80s में आ गए थे। लास्ट मिनट में पढ़ के मैं पास हो जाता था अच्छे से। वही वही था कि बैठ के, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे लंबे आंसर्स लिखना पसंद था। जल्दी जल्दी काम करो और स्टेज पे जाओ, ये करो, स्पोर्ट्स करो। 12वीं में तो मुझे बैन कर देता था, किसी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती उसमें तुम पार्ट नहीं ले सकते, वरना तुम मतलब घूमते ही रहोगे, तुम भागते रहोगे, ये सब करते रहोगे। अगेन सेम थिंग हैपेंड इन कॉलेज। मतलब मैं कॉलेज आया हूँ, सबसे बड़ा क्राइस्ट कॉलेज मैंने ज्वाइन किया है, कल्चरल टीम। तो आई वाज द ओनली पहला फर्स्ट ईयर गाय जो इसका था बैंगलोर में। क्राइस्ट कॉलेज बहुत मेन, क्राइस्ट कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है वहाँ के। इनफैक्ट बहुत सारे लोग अभी भी हमारी इंडस्ट्री में, नितिन बैद जो बहुत बड़े एडिटर है, तो बैद, ये भी बहुत कम लोगों को पता है। बैद, मैं, कार्तिक भट्ट अभी TVF में क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, अजय राम, बहुत सारे लोग, हम लोग हमारी ड्रामा टीम थी, 7 लड़कों की टीम थी, हमारा नाम था बाथरूम स्लिपर्स। तो हम ड्रामा, मतलब वो नहीं होते मैड एड्स, मूवी स्पूफ करना, तो मैं शोले की, मतलब गब्बर सिंह की भी आवाज़ निकाल रहा हूँ, मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल रहा हूँ, कार्तिक कुछ और आवाज़ निकाल रहा है, हम कभी लड़का बने कभी लड़की बने। एंड आर टीम बिकेम सच अ हिट फ्रॉम क्राइस्ट कॉलेज दैट स्टैंड अप वैंड अप ये बार्स में जो शुरू हुए हैं, उस टाइम पे नहीं था ये कल्चर। तो बहुत, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले की। उस टाइम पे हम लोगों को बुलाया जाता था टू परफॉर्म इन बार्स एंड लाउंजेस एज अ कॉलेज टीम, जो बहुत फेमस हो गई बैंगलोर में, एज नोन एज बाथरूम स्लिपर्स। जहाँ जाते हैं मतलब वो 7 लड़के आपको हंसा हंसा के पागल कर देते हैं। एंड वी यूज्ड टू परफॉर्म, मतलब हमने बार के ऊपर परफॉर्म किया है, लाउंज में लोग बैठे हुए हैं, लोग हमें देख रहे हैं, चला है, मतलब बहुत बढ़िया चलता रहा। हाँ, पेपर में नाम आ गया था कि बाथरूम स्लिपर्स इधर परफॉर्म कर रहा है, वहाँ परफॉर्म कर रहा है। हमारे मतलब घर वालों को समझ में नहीं आता था, कुछ तो चल रहा है इसका, कुछ तो कर रहा है ये, वो ऐसा वाला था। बट अगेन वो कॉलेज में अटेंडेंस शॉर्टेज हुई क्योंकि क्लासेस कम जा रहे थे, जो होना ही था। तो और बहुत बड़ा ही स्ट्रिक्ट फादर रन कॉलेज था वो, क्रिश्चियन कॉलेज है वो क्राइस्ट कॉलेज। मतलब अदरवाइज एकेडमिकली इट्स ब्यूटीफुल। एंड मुझे लगता है अगेन उन्होंने मुझे जो दिया, मेरा प्रोफेशनल थिएटर वहीं से शुरू हो गया था। तो देयर आई स्टार्ट डूइंग प्लेज। बहुत सारे डायरेक्टर्स चेन्नई से आए जिन्होंने हमें कास्ट किया। मैं चेन्नई जाके प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। अटेंडेंस शॉर्टेज हुई, उन्होंने बोला फेल 3rd सेमेस्टर में। मतलब फेल मतलब आप लिख नहीं सकते हो एग्जाम को, जो एक मिनिमम 60% चाहिए था, अगले साल आओ रिपीट करो। तो मेरे को जब गैप मिला, मैं घर वालों के पास गया, उनके लिए अब वो सरप्राइज उन्हें बंद हो गए थे। उनको लगा था कि यार ये, और इसकी जर्नी अब खुद ही ये देखता जा रहा है, कुछ ना कुछ करता रहता है। मैंने बोला मैं फिल्म मेकिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ये क्या नया कहाँ से आ गया ये, पहले क्रिकेटर था, फिर स्टेज में करता रहा कुछ ना कुछ। मैंने बोला नहीं वो आई डोंट, मेरे को रियलाइज़ हुआ स्टेज पे ना, जब मैं अलग अलग किरदार निभा रहा था, जब मैं चाहे बार के ऊपर किया, लड़की बना, मैं 60 साल का बुढ़ा बन रहा था, बच्चा बन रहा था, ये सब,
मेरे को लगा था कि वो मैं बहुत कुछ बन पा रहा हूँ, और जो कंफ्यूजन था हेड में कि क्या करना है लाइफ में, वो एज एन बहुत क्लियरिटी आ गई थी कि एज एन एक्टर आई एम एबल टू लिव इन मैनी कैरेक्टर्स। एंड मेरा अभी भी वही अप्रोच है कि जब मैं वो एक कैरेक्टर बनता हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में घुसते हैं ना, एक अपनी ज़िंदगी से हट के कुछ और सीखने को मिलेगा, कुछ बनने को मिलेगा। वेदर वेदर आई प्लेड आर्मी ऑफिसर, वो तो चलो ज़िंदगी से आता है, कॉप प्ले किया है कुछ भी, तो मुझे लगता है नया कुछ मिलता है आपको अपनी लाइफ के अलावा। नहीं, ये तो कॉलेज से करके फिल्म मेकिंग शुरू करी, कोर्स किया। फिर बॉम्बे बॉम्बे का सफर कैसा रहा? बॉम्बे तो फिर 2010 में वो भी एक और सरप्राइज दे रहा था मुझे अपनी फैमिली को कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो SAE नाम से है बैंगलोर में। मैंने 2 साल डिप्लोमा किया। अब होता ना कि आपके हर मिडिल क्लास फैमिली और हम लोग सब लोग है कि डिग्री नहीं है, लड़के के पास डिग्री नहीं है, बहुत चिंता का विषय। ग्रेजुएशन नहीं है, आगे शादी कैसे होगी, आप क्या बताओगे घर वालों किसी को, फैमिली वाले होगी कि ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है। मैंने डिप्लोमा कर रखा है फिल्म मेकिंग में, फिल्में बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। उसी टाइम पे अपनी कंपनी शुरू कर दी हमने, प्रोडक्शन कंपनी। हम म्यूजिक वीडियोस, कॉर्पोरेट फिल्म, कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, खाली नहीं बैठते थे। पता नहीं कुछ ना था, एक वो एनर्जी थी मतलब चलती अंदर। रहती थी। हाँ। अपने लैपटॉप से लेके यहाँ से कैमरा लिया, यहाँ से लाइट ली इंस्टीट्यूट से, और वो एटलीस्ट मेरे घर वालों को दिखता रहता था कि ये रात रात बैठ के दिन भर बैठ के कुछ ना कुछ तो करता रहता है। पैसे कमाने में आई थिंक 16 साल की उम्र से शुरू कर दिए थे, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, सनसिल्क के ब्रांड को बेच रहे हैं, सफल के ब्रांड कॉर्पोरेट बेच रहे हैं, रोड पे मैंने काम किया है, मॉल्स के बाहर काम किया है, सब कुछ कर रहा था। तो दैट आई थिंक वो उनको लगा कि यार ये करता तो रहता है, एंड जब तक जेल ना जाए, लीगल काम ना करे, तो तब वो मेरे को अल्टीमेटम था, वो सही काम तो कर ही रहा है। मतलब फैमिली का भी क्लैरिटी आपके साथ थोड़ी थी, मतलब यार ऐसा नहीं, फैमिली आपको पुश वो नहीं किया, खींचा नहीं पीछे। खींचा नहीं, सवाल करते थे, पर ऑफ कोर्स उनका हक था। पर मैंने बोला चल रुक, इनके जवाब मेरे पास अभी इंस्टेंटली नहीं है, लेकिन शायद मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। थियोरेटिकली आप नहीं बोल सकते किसी को कि आप एक्टर बनना चाहते हो, किसी को बोलोगे तो आप वो बोलेगा कि अभी ये कैसे समझाऊंगा मैं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब OTT आया तो काम थोड़ा और बढ़ गया, वरना पहले तो प्रूफ मतलब हाँ, उसने कुछ, अब एक ब्रेक आने में टाइम बहुत टाइम लगता था। पर अब OTT क्या, मतलब सोशल मीडिया आ गया, उसमें दिख रहा है, 30 सेकंड की रील में दिख जाता है ये बंदा टैलेंटेड है कि नहीं है, 1 मिनट की रील में दिख जाता है इसको एडिट करना आता है, इसको साउंड डालना आता है, इसको एक्टिंग करनी आती है, व्हाटएवर, इन द सेंस एंटरटेन करना आता है। वो आजकल राइट। दिख जाता है आजकल कोई। तो 2010 में क्या हुआ, मुझे जाना था हमारे सेम फिल्म स्कूल का जो मेन हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा। और प्लान ये हुआ था कि सीनियर्स वीनियर्स गए हुए थे वहाँ, उनसे फॉर्म वॉर्म मंगाए, घर वालों ने बोला लोन ले लेंगे, ये ले लेंगे, चले जाओ वहाँ, क्योंकि अगर मैं एक और साल करता तो मुझे BA इन सिनेमा मिल जाता है, ग्रेजुएशन मिल जाती लड़के को, चाहे जिसमें भी ग्रेजुएशन मिल जाती। तो मैंने कहा BA इन सिनेमा ठीक है। और मेरा मेन था कि अरे वाह, मैंने ना वहाँ के वीडियोस देखे हुए थे अपने सीनियर्स के, वो हॉस्टल बिल्कुल ही बीच के पास था। मैंने सोचा वहाँ कहीं कैफे वैफे में काम करूँगा और अपना फिल्म मेकिंग सीखूंगा, हॉस्टल में रहूँगा, वहाँ ऐसे काम करूँगा, सीख के फिर इंडिया आके काम करेंगे, स्पेशलाइजेशन करनी थी। पता नहीं क्या हुआ, फॉर्म वॉर्म मंगा लिए, सब हो गया, वो होता है लोन लेने का चक्कर वक्कर सब शुरू हो गया था। 2010 में मेरे को, मैं उठा हुआ और मैंने कहा मुझे बॉम्बे जाना है। तो उन्होंने बोला ये अभी कैसे और आता कहाँ था एकदम से कि बॉम्बे जाना है? पता नहीं यार, कुछ तो था, हुआ होगा, आई डोंट नो। एक सोच आई कि मतलब एक्टिंग को पहले मुझे प्रायोरिटी देनी है, और एक्टिंग करना है तो वहाँ जाके करना पड़ेगा। बैंगलोर में 1-2 एड्स में था मैं। मेरा सबसे पहला कैमरा के सामने, या मुझे कैमरे से प्यार तब हुआ जब मुझे एक हम लोग पार्ट टाइम जॉब्स करते रहते थे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। एक मेरे फ्रेंड ने बोला यार एक आज संडे को एक बुला रहे हैं यंग लड़कों को, एक कैफे रेस्टोरेंट में कुछ शूट चल रहा है। मैंने बोला वाह। पहली बार मैंने सेट देखा था, एक एड चल रहा था हेवर्ड्स क्लब सोडा का, और वो पूरा उन्होंने एक बार ले रखा था, मैसिव सेटअप, और वो एक कन्नड़ा स्टार थे, वो मेन उनके हीरो थे। तो मेरे को उन लोगों ने देखा, मेरे को और मेरे फ्रेंड को बोला इनको वेटर बनाओ, बाकी जूनियर्स होंगे, बाकी टेबल होंगे, ये दोनों वेटर करेंगे। तो हम लोग खुश हो गए, हमको थोड़ा सा वेटर वाला काम होगा। मैं थ्रू आउट पूरा डिलीजेंटली मैंने ये किया है, जहाँ भी बोल रहे हो यहाँ जाना। पर मेरे को, मैं मेस्मराइज हो गया था कि ये ऐसे चलता है सेट, मतलब 2 बंदे वहाँ बैठे लाइट पे, वहाँ वो भी लगा हुआ है, वो उधर है, कम से कम 200 लोग तो कैमरे के पीछे, और हम कुछ 20 लोग हैं जो यहाँ टेबल वेबल फिल कर रहे हैं, वो स्टार सामने में फोरग्राउंड में बैठा हुआ है। तो मैं तो वो सेट देख के मेरे को बहुत मन में वो हो गया था कि अच्छा ऐसे होता है, हमें तो पता ही नहीं था। और मैं ना पीछे थ्रू आउट वॉक कर रहा हूँ, स्टाइल में दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, जबकि मेरे को पता, बाद में देखा कि आउट ऑफ फोकस में था, नीचे बस वॉक कर रहा था। पर मेरा गोल्डन मोमेंट तब आया तो मेरा वो मुझे बोला गया कि बॉटल आपको ने रखनी है हीरो के सामने, और तब सब कुछ हवा में उड़ेगा। वो हेवर्ड्स के बॉटल आएगी ढप करके और सब हवा में उड़ेंगे,
उन्होंने चेहरे वेरे में इफेक्ट लगा रखे हैं, फैन लगा रखे हैं, ये हो रखा है। तो कम से कम कुछ 10-12 टेक हुए, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी शॉट था वो, क्योंकि पीछे चेयर जाएगी, उन्होंने हीरो भी पीछे जाएगा, इसके जो फ्रेंड्स जाएंगे, हवा आएगी। वो मेरा था, मेरा बॉटल रखने से ही हो रहा है यार, ये मेरा शॉट है। तो मैंने तो बार बार देता रहा ऐसा, मैंने बोला जितने टेक लेने लो मेरा, मैं देता रहूँगा। बाद में मैंने पीछे मॉनिटर में देखा तो सिर्फ हाथ आ रहा था, वो कैमरा तो यहाँ हीरो पे था, मेरा हाथ आ रहा था बार बार। लेकिन यू वोंट बिलीव, मेरे को दुख नहीं हुआ। मेरा ये नहीं था कि यार मेरे को लगा कि क्या शॉट है यार, मतलब क्या क्या कर दिया इन्होंने। मेरे को तो लग रहा था कुछ और बन रहा है। वो जब हाई स्पीड में देखा, वो ब्लोअर में उसके बाल उड़ रहे, वो बॉटल मेरी ऐसे आई, दैट इज व्हेन आई गॉट कैप्चर्ड बाय द आइडिया ऑफ फिल्म मेकिंग। फिर मेरे को था कि ये तो मुझे बनाना है, मुझे कहानियाँ बतानी है जिसमें ये ड्रामा होगा, जिसमें एक सेकंड को कैप्चर करने के लिए हम इतने सारे लोग लग जाएंगे, और वो उसको जो क्रिएशन होती है, जो सिर्फ पीछे पता चलती है, वो मॉनिटर में पता चलती है, वो उस तरह करते हुए नहीं पता चलती है। वो आई थिंक कॉट माई अटेंशन, समथिंग कॉट माई अटेंशन, एंड आई सेड यार ये सीखना है, करना है। और प्रैक्टिकली जब मैंने किया तो मुझे लगा ये और मुझे प्रैक्टिकली करना है। तो बॉम्बे आने के बाद 2010 में रेकी करी, एक हफ्ता घूमा, कुछ पता नहीं था, किसी को जानते नहीं थे। बस अपने कजन को फ़ोन किया कि कहीं रहने के लिए कोई जगह है क्या। सबसे पहला आई थिंक आपको वही करना चाहिए बॉम्बे में, कि घर ढूंढो यार। अगर आपका घर नहीं है, आप मतलब परेशान हो जाओगे। परेशान हो जाओगे तो मेंटली आप क्रिएटिवली नहीं सोच पाओगे, आप हाँ ड्रेन हो जाओगे। कज़न थी, उन्होंने बोला कि एक और कज़न है, उसका कोई कज़न है, वो वहाँ वर्सोवा में रहता है। उस टाइम पता नहीं था, लेकिन वर्सोवा वाज द हब। पीछे ही आराम नगर था, जो बाद में मैंने वो आराम नगर के सपने जो लिखा। तो वो पहला साल वैसे ही रहा कि हम गए, इधर इनसे कॉल किया, कोई अनुराग उनियाल थे। अनुराग उनियाल बाद में न्यूज़ व्यूज़ करते थे, बुलेटिन में थे। उनके साथ 3-4 लड़के थे, और वो 3-4 लड़के भी इंडस्ट्री में, कोई एडी कर रहा है, कोई किसी को असिस्ट कर रहा है, कोई कहीं लिख रहा है, कोई वो भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। 1 BHK था, मैं लिविंग रूम में, मैं 2 लड़के हम लिविंग रूम में सोते थे, 2 लड़के बेडरूम में सोते थे। कबर्ड वबर्ड वार्डरोब कुछ नहीं, बैग से कपड़े निकालो, वहीं प्रेस करो, रेडी हो जाओ, निकल जाओ, वो वाला। पर एक चीज़ थी, समुद्र किनारे था यार सामने समुद्र था पूरा। वर्सोवा में रुके हुए तो छोटा सा घर था, लेकिन सामने समुद्र। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी लाइफ है, सी व्यू दिख रहा है हमें। तो आई थिंक मेन एम क्या हुआ कि वो जितने भी लोग मुझे मिले, और थैंकफुली जो लड़के भी मिले, एक दीप्ति नवल के वो निकले, नेफ्यू। अच्छा, उन्होंने बोला मैम को काम के लिए कोई लड़का चाहिए। मैं ऐसे सीधा खड़े हो जाता था। रजत कपूर को स्टेज करने के लिए काम चाहिए, मैं ऐसे, मतलब कुछ काम नहीं भी पता होंगे तो ऐसा होता था कि काम के दौरान सीख लेंगे। मैं कूद जाता था। मैंने बोला मैंने गाड़ी भी चलाई है दीप्ति नवल के लिए, फारूक सर के लिए, उनको एयरपोर्ट से पिकअप करना है, घर ड्रॉप करना है, चाय बनाना है, सब करता था, बिकॉज मेरे को बस इनके साथ रहना था। एंड लकीली थैंकफुली आई वॉज ऑल्सो इन द कंपनी ऑफ सम वेरी ब्यूटीफुल पीपल लाइक रजत कपूर, दीप्ति नवल, फारूक सर, फारूक शेख, जिनके साथ आपको इतना सीखने को मिल रहा है ना। आप बस उनको सुनो, आप बस बैठो उनके क्या बोलते हैं जगह, और जहाँ पे भी उनके एनवायरनमेंट में। और रजत कपूर, शहनाज पटेल जो है, दे स्टिल रन अ थिएटर ग्रुप, रेज प्रोडक्शन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इंडिया का। उसमें मैं घुस गया। सर ने ऑफिस में बुलाया, और सर ने बोला कि, मैंने बोला सर थोड़ा बहुत थिएटर किया है डाउन साउथ। उन्होंने बोला अभी तो मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, ऑडिशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं आपके ऑफिस में काम करूँगा ना, विल फिगर आउट। तो मतलब क्या काम करोगे? मैंने बोला आप प्लेज को प्रेजेंट कैसे करते हो अपने क्लाइंट्स को? तो उन्होंने बोला हम PPT बनाते हैं। मैंने बोला मैं ट्रेलर बनाऊंगा, मैंने फिल्म मेकिंग सीखी है, तो हम शूट करेंगे आपके प्लेस को, उसको ट्रेलर बनाएंगे, साउंड बनाएंगे। तो देन मैं प्रोडक्शन में घुस गया। ओके, अच्छा, तो उनके प्लेस को प्रेजेंट करना, ट्रेलर शूट करना, फिर फेस्टिवल्स हैंडल करना, पृथ्वी जाना हो गया फ्रीक्वेंटली। देन मेरा पहला नाटक भी उन्होंने ही किया था, मतलब आई थिंक ही वाज ऑडिशनिंग, एंड एक महुआ करके पहला प्ले था जो रजत सर डायरेक्ट कर रहे थे, उसमें मैं वो नाम लिखा कर साथ दिया, हम सब थे। मतलब पहला वो प्ले करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पृथ्वी थिएटर क्या होता है। इमेजिन आप पहला प्ले कर रहे हो, पृथ्वी में कर रहे हो, और एक है वहाँ पे भी एक जादू है। आई थिंक इट्स जस्ट द एनर्जी ऑफ सो मेनी आर्टिस्ट देयर, एंड मंदिर माना जाता है क्योंकि जनरेशन से वैसा है वहाँ। पृथ्वी थिएटर आज थोड़ी अभी भी, हाँ, 70s से और पहले से वो अभी भी उन एनर्जीज है उन सब आर्टिस्ट की, जो अपना पूरा पसीना, दिल, खून सब दिया हुआ। और अभी भी वो मुझे बहुत सुंदर लगता है कि हर प्ले से पहले वो 3 घंटी बजती है, जो, और वो रियल घंटी होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक घंटी नहीं, वो आदमी आके टांग में बजा। ओल्ड स्कूल में बहुत चार्म जो है ना पृथ्वी का, वो बहुत सुंदर है। तो पृथ्वी में तो बहुत काम किया है, मतलब हर एक चीज़, चाहे वो टेप लगाने से हो या साउंड सेट लगाने से हो, फिर एक्टिंग भी करी। मैं बोला थिएटर तो नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी मूड में आप मुझे बुलाओ, मैं करता रहूँगा। पर फिर ये भी रियलाइज हुआ थिएटर से सिर्फ सर्वाइवल नहीं होता। बॉम्बे वो ऐसी जगह है ये जो हार्श रियलिटी है हार्श थिएटर रियलिटी की, बिल्कुल। है।
आई थिंक वो सभी धीरे धीरे समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरी है ट्रेनिंग करना थिएटर में। वो उसके बिना तो कुछ है भी नहीं, मतलब थिएटर तो वर्कशॉप करो। मतलब मैं जितने भी वर्कशॉप मुझे दिखते थे, थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट हुए, 3,000 रुपये सेव हो गए, क्योंकि अब इसमें सर के मैं 2 जॉब करता था, रजत सर के ऑफिस में आधा दिन और फिर आधा दिन दीप्ति मैम के ऑफिस में। उनकी फिल्म उन्होंने कुछ बनाई थी जिनका काम था कुछ ना कुछ पोस्ट का काम, ये सब काम। अब आता था, एडिटिंग सीखी हुई है तो मैम को कुछ शो रील बनवानी है, ये करना है, फेसबुक पेज बनाना है, सोशल मीडिया करना है, हम लोग वो सब करते रहते थे। तो जो भी थोड़ी बहुत पे आती थी, रेंट दिया अपना। मैंने अपने माँ बाप से ये कंडीशन रखी थी कि पहला साल आप देख लेना मेरा, फर्स्ट ईयर जो मैं बॉम्बे जाऊंगा फिर मैं देखूंगा, उसके बाद मैं आपका एड बढ़िया था यार, मतलब मुझे स्टोरी ऐसी लग रही है कि पहला नहीं, वो फीस देने वाले थे ना ऑस्ट्रेलिया की, मैंने बोला वो फीस का एक काम करो, आपके कम में सस्ते में मैं आपको पहला साल अनिल कपूर सर की एक बात है, तो अनिल कपूर सर ने बिल्कुल सही ऐसे बोला था कि यार आज तो चलो जो भी है, आज तो जो भी बन गया ऐसा, बट मैं ये मानता हूँ इनिशियल डेज में, जो अर्ली डेज होते हैं ना, जो जिस इंसान ने काम की शर्म की ना, उसकी सक्सेस तो बड़ी मुश्किल है। तो मैं कहीं आपकी बातों में समझ में आ रहा है कि यार आज आपको लग रहा है मैं किसी को एयरपोर्ट छोड़ने वाला है, क्या फायदा इसका यार, एयरपोर्ट लोग ऐसे होते हैं, बट मुझे लगता है कि यार क्या पता वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। हाँ, क्योंकि आई थिंक मैं एक चीज़ तो क्लियर था कि मेरे को टाइम लगेगा तो चलेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ फेमस होने नहीं आया था। और सिर्फ फेमस होने के लिए मतलब सिर्फ एक फिल्म 2 फिल्म करके आप गुम हो जाओगे, ट्रेंडिंग होने के लिए ट्रेंड तो बदलते रहते हैं। फिल्म तो अगर किसी ने बहुत सारी फिल्में भी कर ली तो क्या सिक्योरिटी के आगे फेमस रहोगे? आप कहीं भी रहोगे, अगर आपने, मैं कह रहा हूँ 2 काम करो, लेकिन वो 2 काम आपके ऐसे हो ना कि लोग 10 साल बाद भी देखें और बोलेंगे यार वो याद है वो सीन उसने वहाँ पे जो किया था, यार वो अभी भी तो हम लेजेंडरी क्यों बोला जाता है या आइकॉनिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप अभी भी शोले का वो सीन उठा सकते हो या वो गाना उठा सकते हो जो किशोर कुमार ने गाया था, एंड यू स्टिल लव इट, यू विल स्टिल गो बैक टू इट। मैं वो काम करना चाहता हूँ और अभी भी मेरा एम वही है। मैं वो काम में ज़्यादा ही, मेरा मेरा मोटिव ही नहीं है कि अभी के लिए ट्रेंड होना है या इंस्टाग्राम में वायरल हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है वो वायरल होना अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन आप हर 6 महीने में कोई ना कोई। इसी पे एक बात ऐड करते, कोई बंदा बोल रहा था पॉडकास्ट पे भी कि हल्ला ना आज का नहीं होना चाहिए, हल्ला ना मतलब क्या बोलते हैं, वक्त का हल्ला होना चाहिए, आज का हल्ला नहीं होना चाहिए। जैसे आज का हल्ला का मतलब कोई ट्रेंड होता है एकदम से कहते हैं ओ भाई दुनिया उसकी वजह, उसे भी लगता है वो, तो जब बोला आज के हल्ले में जिसको विश्वास है ना, वो फिर आज में ही खत्म हो गया। हल्ला ना होता है तो पूरे जीवन भर का हल्ला होता है। जीवन भर का होना चाहिए, और मुझे लगता है कि मतलब आपको शोर करना है अपने काम से और हल्ला मचाने, उसके लिए चिल्लाने की भी जरूरत है मतलब। वही तो हल्ला अगर जीवन में तब हो जब आप अपनी राह पे चलते रहोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है जीवन। हाँ। सो वही वो लंबी रेस का घोड़ा इन द सेंस, मतलब वो तो प्लान था ही मेरा, प्लान जैसे कि अपना ब्लाइंडर लगाओ मेरा ट्रैक है। और वो लंबी रेस का घोड़ा के लिए क्या चाहिए आपको सीखते रहना पड़ेगा बहुत, अपने अपने आप को इक्विप जरूर करते रहना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं ये हूँ, मैं तो आया था बैंगलोर से, मैं स्टाइलिश हूँ, मैं ऐसे बाल बनाऊंगा, ये रखूंगा, मेरी ऐसी। बट ऐसा हो जाता है लोगों के साथ, होता है ऐसा, हो जाता है काफी बात है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अप्रोच ये है कि मुझे इस जैसा बनना है। क्योंकि आप सोच के आओ कि मैंने ये स्टार है, मैं भी स्टार्स को फॉलो करता था, मेरे लिए भी फेवरेट्स थे, मैंने ऋतिक की परफॉर्मेंस वहाँ पे, आमिर खान की परफॉर्मेंस, शाहरुख की ये वाली परफॉर्मेंस, बट आई ऑल्सो रियलाइज कि फॉर मी फॉर आई वाज वेरी अबाउट कि ऋतिक रोशन की वो फिल्म जो करी थी ना उन्होंने, वो बहुत कमाल की थी। आमिर खान का वो जो था ना, शाहरुख खान का वो जो था ना, एंड ऑल ऑफ अस हैव ग्रोन वाचिंग दैट, एंड आई लव ऑल दीज एक्टर्स। 90s हम लोग बड़े हो रहे थे, हम लोग देख रहे थे इन सबको। मैं अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा फैन रहा हूँ, क्योंकि वो जी सिनेमा में रिपीट में मैं देख देख के मेरे को था कि वो जी सिनेमा देख के मैं, हाँ वो रिपीट पे जो भी फिल्में आती थी मैं रिपीट पे देखता रहता था। एंड आई थिंक, बट ऐसा नहीं था कि मुझे ये इनके जैसा बनना है, आई हैव टू फाइंड कुछ तो अपना। एक टेक बताता हूँ, कोई आए थे, ही वाज आल्सो ए वेरी यंग एक्टर, तो उन्होंने बोला कि मैं ना ऑडिशन करने जाता था, तो ऑडिशन के टाइम पे गया, उनको काफ़ी टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, तो फिर उन्होंने देखा कुछ लड़के ऐसे हैं वो स्टाइलिश बन गए हैं, थोड़े से कपड़े वपड़े ढीले ढीले पहन के आए इस टाइप, तो उन्होंने उस चीज़ को चूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक, तो उनकी टेप तो पहले बनी होगी, तो किसी कास्टिंग डायरेक्टर उनसे बोला कि यार ये क्या बन गया भाई, तू तेरे को सिलेक्शन आ रहा था, तेरा जो पुराना जो तू करता था वो बहुत अच्छा था, क्या अलग नया बन गया। उस दिन उन्हें पता लगा कि कपड़े से तेरी पहचान नहीं है, और तुझे दूसरों की तरह बनने का अगर कपड़े से पहचान बनानी है ना, तो फिर तो लंबा रेस का घोड़ा नहीं है। देन ही फिगर आउट जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ। और आपको क्या सूट करता है आपकी पर्सनैलिटी से, बिकॉज आर्ट जो है, तो जो प्योर आर्ट होता है वो आपके अंदर से आता है, वेदर इट इज पेंटिंग, वेदर इट इज एनीबॉडी, वेदर इट इज अ स्टोरी टेलिंग, वेदर कुछ भी तरीके का आर्ट क्राफ्ट आपके अंदर से आना चाहिए, प्योरिटी से आना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड यू हैव टू लुक इनसाइड, जो बोला जाता है हमेशा कि हमको ये नहीं ढूंढना है कि बाहर क्या है, हमें अपने अंदर ढूंढना है चीज़ों को, अपने आप को पहचानना जरूरी होता है।
थिएटर में बहुत पहचानने को मिलता है, बिकॉज वो आपको, मुझे लगता है थिएटर प्रैक्टिसेस या वर्कशॉप्स या किसी भी तरह की चीज़ें जो मैं तो चाहता हूँ कि मैं करता रहूँ। मैं अभी भी सोच रहा था कि कब मुझे ब्रेक मिले और मैं कोई किसी फिल्म स्कूल में फिर से जाके 1-2 महीने का कोर्स कर लूँगा एक्टिंग का। ये भी चाहे अभी 15 प्रोजेक्ट कर लिए, लेकिन अभी भी आप फील करते हो कि कुछ और भी तो मिल सकता है ना अपने अंदर। ऐसा थोड़ी है कि आप सब सीख गए हो। मुझे लगता है मैं 40-50 साल का भी जब भी हो जाऊँ, मैं और चाहता हूँ कि कुछ तो और निकलेगा अंदर से। एंड सीखना ज़रूरी है। वो जब जैसे आप अपने अंदर, मैंने बहुतों को देखा है, एक शो किया, दूसरा शो किया, फिर बोलते हैं कि हम तो आ गए, हम वी आर वी हैव अराइव्ड। वो मैथ्यू मैककॉनॉमी लाइन है, यू ऑलवेज चेज ए हीरो। या अब बनते थोड़ी हीरो, आज आप वो सक्सेस लगता है, फिर आप कल लगता है यार वो सक्सेस थी, फिर आप वहाँ पहुँच सकते हैं, अरे आगे सक्सेस, यू ऑलवेज चेज ए हीरो। वो आप क्या बेंचमार्क ही किसका बना रहे हो? किसी और का बेंचमार्क लेके चलोगे तो वो तो सबसे गलत चीज़ है कि यार पता है उसने ना ऐसी टाइप की फिल्म करी, मैं भी ऐसे करूँगा तो हो जाएगा। आई मीन एज अ ह्यूमन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा सेंट रहा हूँ या मुझे ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ा। ये सब मैंने सीखा है, मुझे भी ये सब थॉट्स आए कि अरे वो वैसा कर रहा है, शुड आई मैं भी ऐसा करूँ, शायद होगा। फिर मैंने किया और मैं बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए जोन में ही नहीं है। एंड आई डोंट नो हाउ थैंकफुली पहली फिल्म रॉक ऑन 2 4 सीन थे उसमें। उस ऑडिशन में ही मेरा बहुत ही, जिस तरीके से मुझे ऑडिशन मैंने दिया और मुझे जब रितेश सिद्धवानी या सब लोग ऐसा, वो जो पूजा होती है फिल्म की, वहाँ मुझे इनवाइट किया गया। अच्छा, शशांक अरोरा ने भी, हम दोनों ने दोनों रोल के लिए टेस्ट किए थे। उनको 2 लड़के चाहिए थे जो म्यूजिशियन है और एक्टिंग करते हैं, और जूलियट। एंड ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुझे ये टेस्ट कैसे मिला। हम लोग घर पे बैठ के जैमिंग करते रहते थे, काम नहीं है, दिन भर घूम लिया, इधर उधर देख लिया। मैं बॉम्बे वॉक करता था बहुत, मुझे बड़ा बहुत मज़ा आता था वॉक करके करते, लोगों से मिलो, बातें करो, कौन सा ऑफिस है, ये प्रोडक्शन ऑफिस है, अच्छा अच्छा चले जाओ चले जाओ। रेज्यूमे बांटते रहते थे। उस टाइम कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं थे। घर आते थे, बैठते थे, मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक कर लेता हूँ, मतलब जैम में बजाता हूँ, काउन में जाता हूँ, मेरा एक फ्रेंड गिटार में जाता है, गाने गाते। एक फ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी और सब बैठे हुए थे। बहुत महीनों के बाद उस गर्लफ्रेंड ने, इनका ब्रेकअप हो चुका है अभी, ठीक है, बहुत महीनों के बाद, पर उसने ऐसे ही मुझे कांटेक्ट किया कि यार तू म्यूजिक करता है ना और एक्टर भी है ना, तो ऑडिशन देगा। ये लोग कोई, मैं किसी कास्टिंग असिस्टेंट से मिली थी और वो पता चला अभिषेक बैनर्जी की थी, ठीक है, बैनर्जी की। तो बैनर्जी और मैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं, बैनर्जी इज द फर्स्ट गाय टू गेट गिव मी माय फर्स्ट फिल्म रॉक ऑन 2। और वो जो मेरा ऑडिशन है, जो अभी भी मेरे पास है वो ऑडिशन है, उसमें मैंने और बैनर्जी ने बहुत बातें करी थी। इनफैक्ट क्योंकि जब रश्मि रॉकेट में हम मिले और हमने साथ में काम किया, मैं, तापसी और अभिषेक, हम बहुत बात करते कि किस तरीके से हमने उस प्रिपेयर किया था। वो एक छोटे से रोल के लिए मैं 2 रात सोया नहीं, क्योंकि उसमें चाहिए थी वो आंखें। और मैंने और अभिषेक ने बहुत बातें करी, उसको भी बहुत मज़ा आता है इंटेंस क्राफ्ट के बारे में बात करना। तो हम दोनों बहुत बातें करी, हमने बोला इसको कैसे अप्रोच करें। एंड हमने बात जेक जिलेनॉल की फिल्म है नाइट क्रॉलर, उसको उसने बोला देख देख घर जाके। तो मैं रात को देखता रहा। उसमें वो फिल्म में ना, वो बंदा घूमता रहता है रात को बाहर, तो मैं रात को बॉम्बे में घूम रहा था बाहर, अपने आप को जगा के रखना था कुछ, क्योंकि वो रोल वैसा था। तो मैं नहीं कह रहा हूँ हमेशा दिस इज द राइट अप्रोच, बट मेरे को था कि 100-200% देना है इस ऑडिशन में, क्रैक करना है। फॉर मी इट वॉज नॉट अबाउट द 4 सीन्स, इट वॉज अबाउट कि वो 4 सीन ही अगर मैं ऐसे कर दूंगा कि लोग वो देखें और बोले कि ओ ये क्या परफॉर्मेंस लिया है, मतलब उसी में मेरा इम्पैक्ट हो जाना चाहिए, जो थैंकफुली हुआ। मतलब लोगों ने देखा, मुझे याद है जिस दिन स्क्रीनिंग भी थी रॉक ऑन टेक 2 की, मेरी मॉम आई थी, उनके लिए था कि अरे वाह फरहान अख्तर की फिल्म है, श्रद्धा कपूर का भाई बनाए। उनको ये नहीं पता था 4 ही सीन है, लेकिन वो 4 सीन जब आए और इंटरवल हुआ था, आई रिमेंबर पूरब कोहली की मम्मी भी थी, और मेरी माँ पूरब कोहली को देख के बड़ी खुश हुई, उनका शो देखती थी। मैंने बोला पूरब मेरी मदर, वो वहाँ स्क्रीनिंग पे सब मिल रहे, शंकर एस ऑनलाइन ने मुझे पकड़ा, बोला कौन हो तुम, कहाँ से आया, ये कैसे किया तुझे जो स्क्रीन पे किया। मैंने बोला क्या किया सर। एंड पूरब की माँ ने बोला कि इंटरवल के पहले 2 सीन्स जो जब तुम आए, तुम ऐसे स्टॉकर लग रहे थे मुझे, कि मतलब ये कौन है, ये सोता नहीं है। और वही मेरा प्लान था कि, और जो 2 सीन तुम्हारे इंटरवल के बाद आए, मुझे दुख हुआ कि तुम चले गए उस फिल्म से, मतलब वो मर जाता है वो कैरेक्टर। बोला कि मैं इमोशनल हो गई थी। ओके लवली, तो वो इमोशनल हो गई थी। ऐसे कि अगर आप वो 4-4 सीन में अगर आप वो ग्राफ दे सकते हो, किसी को इम्पैक्ट दे सकते हो, देन आई एम डूइंग माई जॉब राइट। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस स्टोरी विद भावेश जोशी। एंड वो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको याद रहती है, देन यू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ। भावेश जोशी में किसी ने इंटरवल के टाइम पे मुझे ढूंढ के कहीं से इंस्टाग्राम में डीएम किया कि अभी इंटरवल हुआ है, वी आर वाचिंग इट इन द थिएटर्स। एक तो बहुत कम लोग गए थे थिएटर्स में देखने के लिए भावेश जोशी, बिकॉज फिल्म आई और चली गई, वो तो टाइमिंग होती है फिल्म की, जो हम बात कर रहे थे कि कहानी कब आती है कब जाती है। पर
उसने वो ऐसा मैसेज आपको आना कि मैं भी इंटरवल में हूँ और अभी अभी आपका कैरेक्टर मरा है और मैं रोई, आई होप आई एम सीइंग यू इन द सेकंड हाफ ऑल्सो, आई एम सिटिंग हियर वेटिंग फॉर टू सी भावेश जोशी अगेन। तो आप घर में बैठ के वो पढ़ रहे हो यार, मतलब वो अलग फील होती है कि एक इंसान को उसी टाइम इतना इम्पैक्ट हुआ कि उसने अभी अभी ढूंढा है, वो इनसाइड इतना इमोशनल हो गया। तो उस देन आई रियलाइज कि मेरा अप्रोच करेक्ट है। वो ऑनेस्ट अप्रिसिएशन चाहिए आपको। एक क्या होता है, एक होता है आपको पंप करते हैं लोग, पंपिंग करते हैं ना, आपको कैरेक्टर होता है यार। तो आई थिंक मुझे लगता है जिसने एक्टिंग को इतना जिया है उसको तो पता होगा ना कि कौन किस अप्रोच से आपको पंप कर रहा है। तो वो भी मुझे लगता है लोगों में बड़ा गलत अप्रोच। अगर आपको ऑनेस्टली कोई आपको अगर अप्रिशिएट करता है ना, तो वो आपको फील होता है कि यार मैंने अब और बल लगाना है इस काम में। एंड इफ वी आर एनीवे वन ऑफ दोस्त जो ऑनेस्टी से ही अपनी लाइफ को जीते हैं या परफॉर्मेंसेस को भी देखते हैं, माय मेन एम इन द स्क्रीन इज नॉट टू टेल द स्टोरी। मैं हमेशा बोलता हूँ हर इंटरव्यू में, या मैं हर डायरेक्टर को भी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कहानी बताना डायरेक्टर का काम है। कहानी तो 3 फेजेस में बताते हैं, सबको पता है, राइटर बताता है, डायरेक्टर बताता है और एडिटर भी बताता है। मेरा काम है ऑनेस्टी से उस कैरेक्टर के बारे में बताना। उस सीन में वो चुपचाप वहाँ कोने में बैठ के कॉफी पी रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, क्या उसके अंदर चल रहा है, वो मुझे पकड़ना है। वो ऑनेस्टी उस फ्रेम में उस टाइम पे आनी चाहिए कि लोगों को फील हो जाए कि अरे यार इसके अंदर ना ये चल रहा है, या ये रोने वाला है अभी थोड़ी देर में, या ये अभी इसके अंदर कुछ खुराफाती चल रहा है, या ये लड़की को रोना है, व्हाटएवर द सीन इज। मेरे को वो जानना पसंद है। तो अगर आप मेरे सामने आके फेक रहोगे तो हमें क्लियरली दिख जाता है कि आप बस आ रहे हो फोटो खिंचाने के लिए क्योंकि हम स्क्रीन पे आए थे, या आप हमारी बड़ाई कर रहे हो क्योंकि एक्टर के सामने क्या एक्टिंग कर रहे हो यार, मतलब रियल रहो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑब्वियसली कैरेक्टर प्ले करते हो, उस कैरेक्टर को जीते हो ना जब, तो वो इमोशंस जो होते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं। मतलब हर कैरेक्टर को जी तो नहीं सकते आप, कुछ तो आप वो क्या बोलते हैं बिल्डअप करते हो कैरेक्टर को। तो वो जो इमोशन होता है उसको किसी ने मुझसे कहा था, अगर आप सही से इमोशन आपने जिए हैं जिंदगी में तो आपने कैरेक्टर को भी सही से जी पाओगे। हाँ, है कि लाइफ में ऐसे इंसिडेंट है कि ब्रेकअप हुआ तो फिर मैं इस कैरेक्टर को अच्छे से जी पाया, ऐसा भी है। नहीं रेफरेंसेस में नहीं जाता हूँ मैं, रेफरेंसेस में नहीं जाता, लेकिन क्योंकि आपने अगर फील किया है चीज़ें, यस सर। अगर लाइफ में फील किए ना आपने चीज़ें, आप बहुत ऑनेस्ट रहे हो जनरली अपनी लाइफ में और आपने फील किए है, रिलेशनशिप्स हो गए, फैमिलीज हो गई, और आप कनेक्टेड हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, सिर्फ अगर आप अपनी घर में बैठ के अपने दिमाग में एक्टिंग करने लग जाओगे और सोचोगे कि सिर्फ बुक किताबों में है, किताबें पढ़ना ज़रूरी है, वर्कशॉप करना भी ज़रूरी है, लेकिन बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों के साथ हर तरह का टाइम स्पेंड करना बहुत। एंड मुझे ट्रैवलिंग इसीलिए पसंद है, मैं बाहर चले जाता हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं निकल जाता हूँ कहीं भी। वंदना मेरी वाइफ, नाव वाइफ, हम लोग हमारे मिले ही, उस हमारा कनेक्शन ही वही था कि हम दोनों को ट्रैवल करना पसंद है, छोटी छोटी जगह वॉक करके जाना। आई थिंक वो जब आप लोगों से वो रियलिटी दिख जाती है, कांच के अंदर रहोगे तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस बना रहे होगे, आप वो 5 एक्सप्रेशन में ही एक्टिंग कर रहे होगे, ऑनेस्टी नहीं आएगी। अच्छा, ट्रैवल ने आपको क्या सिखाया? आप ट्रैवलिंग करते रहते और पहले भी कर ही रहते कि फादर के साथ, तब भी कौन सा क्या? वो भी ट्रैवल कर रहे थे, और प्लस सबसे बड़ा ट्रैवल जो मुझे लगता है वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था, जब एंड दैट इज व्हेन आई मेट वंदना आल्सो, वाज 2013 से 2015, जब मैंने ऑडिशन दिया शो के लिए। शो का नाम था ताज एक्सप्रेस। ये वैभवी मर्चेंट जो हमारी बॉलीवुड कोरियोग्राफर है, उनका शो है। आया गया था ये जैसे अपना किंगडम ऑफ जैसे जंगूरा और वो सब नहीं है, तो वैसा बट ट्रैवलिंग शो, मतलब ट्रेन आ रही है सेट पे। आपने किया है शो? हाँ, तो हम 4 एक्टर्स थे, 40 डांसर्स थे, 2000 कॉस्ट्यूम्स थे। इट वाज बेसिकली बॉलीवुड मूवी ऑन स्टेज एंड मैसिव, मतलब ताजमहल आएगा, पीकॉक्स आएंगे, बहुत कुछ था, बहुत बड़ा था। वीव डन 120 शोज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड हमने मतलब रशिया में 1 महीना किया, चाइना में 1 महीना किया, फ्रांस तो 2 बार गए थे, 40 सिटीज़ हमने फ्रांस में किए, टर्की, तुनिसिया, ताइवान, करते करते वहीं पे वंदना, मी, ध्रुव भंडारी, जॉय सिंह गुप्ता, हम 4 एक्टर्स थे, विच इज़ वेरी मेट वंदना एज को एक्टर एंड कनेक्ट हुए ट्रैवल करते करते। तो हम 1-2 महीना अलग अलग कंट्रीज जाते थे, शो परफॉर्म करते थे, वापस बॉम्बे आते थे, ब्रेक लेते थे, अगली कंट्री के लिए थोड़े तैयार करते थे, और कंट्री टू कंट्री ना शो को मॉडिफाई भी करते थे। कैसे मॉडिफाई करते थे कि हमने फ्रांस में शो पूरा फ्रेंच में किया, हम बॉम्बे आए, हमने अलियंस फ्रांस से बंदे से हमने ट्रेनिंग ली, पूरा का पूरा 2 घंटे का शो हमारा फ्रेंच में, हम वहाँ फ्रेंच में बात कर रहे हैं, अपने डायलॉग्स सब कुछ। तो शो म्यूजिकल है, सीन्स होते हैं, फिर गाना आता है और ब्यूटीफुल सॉन्ग सीक्वेंस होता है, फिर सीन होता है, बट एवरीथिंग। मैं 5 कैरेक्टर प्ले करता था स्टेज में, फ्रॉम अ 25-year-old टू अ 50-year-old मैन। एंड जो सूत्रधार नहीं होते नरेटर, एक कभी बाबा बन के आ रहा है, कभी सरदार बन के आ रहा है, बट सरदार भी फ्रेंच में बात कर रहा है। चाइना में मैंने चाइनीज़ बोली है, रशिया में मैंने रशियन गाना गाया है, ताइवान में मैंने कुछ वो किया था। तो माई आइडिया वॉज ऑलवेज दैट कि लेट्स एक्सप्लोर। वो बहुत अलग ही, आई थिंक दैट एक्सपीरियंस ऑफ
स्पेशली जब मैं नरेटर बन के आता था तो आप सोचो आपके आसपास मिनिमम हमारे 2,000 से ज़्यादा जनता होती थी जिसको आप कैप्चर कर रहे हो, जो हमको सुन रहे हैं। तुनीसिया जो एक कंट्री है वहाँ पे 2nd सेंचुरी ओल्ड रोमन ये थिएटर, एम्फी थिएटर, वन ऑफ माई एवर गूज बम्प एक्सपीरियंस कि मैं स्टेज पे 14 स्टेज थी मुझे याद है, वो मैं बात करते करते आता हूँ और मेरे सामने कम से कम 2,500 या 3,000 पीपल, ओपन एम्फी थिएटर नहीं होता था अरीना जो वो ग्लैडिएटर टाइप का, वो बैठे हैं और वहाँ परफॉर्म कर रहे हो, मतलब अलग ही फील आती थी। और लोग जब आपके लिए तब चेयर करते हैं। सिंगापुर में मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया था कि पेन्योली 5 कैरेक्टर प्ले करता है, बी केयरफुल ऑफ हिम बिकॉज वो आप पहचान नहीं पाओगे उसको स्टेज में, एंड बिकॉज द प्रेस कॉल्ड अपॉन द 4 एक्टर्स ऑन स्टेज एंड दिस बाकी 4 कहाँ गए। तो मेरी डायरेक्टर बोला नहीं नहीं वो यही था, मैं लुक और आवाज़ बदल के आता था। अच्छा, दैट वाज माय, तो मेरे को कैमिलियन बुलाया जाता था स्टेज पे उस टाइम पे, व्हिच इज़ व्हाट आई थिंक अगेन वन मोर ट्रिगर फॉर मी कि यार ये मेरे लिए मेरा एक क्राफ्ट है जो मुझे पकड़ के रखना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई लाइक डूइंग कि मैं ढल जाऊँ। आराम नगरी क्या लिखा है पूरा नाम से? अंगलिया सपने, सॉरी अंगलिया समझ रहा था। अगे सपने, वो आपने लोगों को काफ़ी देखा होगा ना आसपास के एक्टर्स को सेम, क्योंकि ऐसे लिखा गया है वो सब रिलेट कर पा रहे हैं। तो वो उससे आपने क्या मैसेज देने की कोशिश की है यार? नहीं मैसेज नहीं था, आई थिंक वो एक और ऐसे ही था यार, जैसे अपना कहानी बताने की कोशिश हो रही है लेकिन थोड़ा एक वो तो आपकी इंटरटेनिंग कहानी तरीके से। नहीं थी ना वो, मेरे ख्याल से वो जनरल टेक था। नहीं नहीं, उसमें जो जो एक्सपीरियंसेस हुए वो मेरे साथ हुए। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंसेस थे कि मैं 4-5 लड़के जो रहते थे वो मैंने उसमें मेंशन किया है। एक मॉडल तो मैंने तो इनफैक्ट उस पर ट्रिम भी किया है। जब एक्चुअली परफॉर्मेंस हुई थी वो इंस्टाग्राम लाइव मैंने किया था लॉकडाउन के टाइम पे। बुक माई शो ने हमें बोला था कि कुछ कुछ पीसेस बनाओ और हम थिएटर वालों को बोला था कि आप लोग परफॉर्म करो। वो तो लंबी परफॉर्मेंस थी। फिर जब स्पोकन फेस्ट में लाइव किया ये लोगों के सामने लाइव परफॉर्मेंस, तब थोड़ा सा और ट्रिम किया। अच्छा, मैंने वो स्पोकन फेस्ट वाला देखा है। हाँ तो स्पोकन फेस्ट में, लेकिन जो भी मैं इंसिडेंसेस बता रहा हूँ कि मुझे मांडो बुलाया था एक ऑडिशन के लिए, फिर मैं मुझे लास्ट में बिल्डअप कर रहे हो। नहीं नहीं वो सब हुआ है, लाइफ में हुआ है, मेरे साथ हुआ है। वो पहले के साल के 1-1.5 साल की कहानी है, मैंने उनको बस जोड़ा है, थोड़ा सा मसाला डाला है अपना जैम्बे वैम्बे और म्यूजिक के साथ। लेकिन वो एग्जैक्ट चीज़ें मुझे अभी भी याद है, जिस तरीके से मैं गलत जगह चला गया था, फिर मुझे दूसरी जगह भेजा था। और जब मुझे बोला कि यार रजिस्टर करना है आपको, और मैंने बोला था मैं नहीं रजिस्टर करूँगा, तो बोलते आप कभी एक्टर नहीं बन पाओगे। और मैंने बोला था चलो ठीक है देखते हैं, ये भी ठीक है देख लेंगे। तो ऐसे चैलेंज दिए आपने कभी, मतलब सच में ऐसा कि यार कभी लोगों ने कहा कि तेरे बस की नहीं है, बट आपने बोला नहीं यार इतने दूर तक आ गए तो अब इतनी खाली हाथ तो नहीं जाएंगे? करेक्ट, मतलब वो कॉन्फिडेंस एक लेवल का मुझे ये था कि आई डोंट थिंक आप मेरे को ये बता सकते हो कि आपके एक रजिस्टर करने से, या किसी ने मुझे बोला था कि एक बार नाम चेंज कर दो। मैंने बोला नहीं, वो जब लोगों को काम पसंद आएगा नाम ऑलरेडी खुद ब खुद पसंद आ जाएगा। काम पसंद आना चाहिए, और नाम ही तो बनाने आए थे, नाम तो बन जाएगा वहाँ पे। उससे मतलब आई डोंट थिंक वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी लंबा नाम है, सब लोग के लंबे लंबे नाम होते हैं। आपको काम पसंद आता है तब ऑटोमेटिकली। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था नाक टेढ़ी है ऐसा नहीं होगा, ये है वैसा नहीं होगा, बट मैं नहीं, पीछे नहीं हटा। मेरे को लगता है कोई मतलब नए एक्टर्स जो आते हैं, तो आपको लगता है किस थॉट प्रोसेस तो उनको आना चाहिए? नहीं डेफिनेटली, एक तो एक बैग में बहुत सारा पेशेंस जरूर भर के लाओ, क्योंकि जल्दी में मत रहो। जल्दी में रहोगे तो हो सकता है कि आप 6 महीने में आए और आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, ये भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। लोग तो जिंदगी है, कुछ भी हो तो सकता है। जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट के बाद शायद 6 साल तक कुछ ना मिले। तो रेडी रहो हर चैलेंजेस के लिए। और मुझे कभी खाली मत बैठो यार, मतलब मैं तो कह रहा हूँ आजकल तो और ज़्यादा चीज़ें आ गई, कभी फ़ोन में कुछ बना लो। मैं जब भी एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, या शॉर्ट फिल्म लिख रहा होता हूँ, या क्रिएटिवली अपने आप को खोलते रहो, सीखते रहो, ओपन अप करो। क्योंकि अगर आप बंद हो जाओगे आप किसी किरदार को समझ ही नहीं पाओगे। आपको एक सीन मिलेगा ना करने के लिए, आपको लगेगा नहीं ये कैसा होता है, ये कैसा होता है। बहुत लोग सवाल पूछने लग जाते हैं। मेरे को लगता है जितना आप ओपन माइंडेड रहोगे, जितना आप फ्री रहोगे, जितना आप खुले हुए रहोगे, थोड़ी ट्रेनिंग लेते रहो, फॉर श्योर ट्रेनिंग लोगे, अगेन वो आपको खोलता है। तो मुझे लगता है कोई भी चीज़, म्यूजिक करना आपको पसंद है, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको वर्कआउट करना पसंद है, एवरीथिंग ऑल दीज थिंग्स डेफिनेटली हेल्प। मैं नहीं कहता कि बॉडी नहीं बनानी चाहिए, बॉडी बनाने से इनफैक्ट आप खुद कॉन्फिडेंट फील होते हो। यार स्वेट आउट करना बहुत ज़रूरी है, स्विमिंग जाना ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों से जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कीप ओपनिंग योर सेल्फ। अगर आप बैठ गए एक ही कमरे में कि मेरे पास जब काम आएगा ना तब मैं दिखाऊंगा, नहीं, वो काम फिर आ भी जाएगा तब तक आप रेडी नहीं रहोगे। मैं हमेशा स्पोर्ट्समैन वाली एग्जांपल हमेशा देता हूँ। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहनी चाहिए हर दिन, क्योंकि हम भी ट्रैक रनिंग रेसिंग में थे। आई वाज टेलिंग यू, मैं क्रिकेट प्रोफेशनल खेलता था, हर दिन भाग रहे थे, हर दिन नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। ये थोड़ी ना कि बैठ गए पैड वैड पहन के, मैच आएगा मैच में स्कोर करेंगे। नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर दिन हर दिन हर दिन। हमें बोला जाता था वहाँ पे
विकेट कीपिंग के लिए लेदर बॉल हमारे ऊपर मारी जाती थी कि चोट लगेगी। आप हम करते थे, उंगलियां बेंड हो रही थी, सब हो रहा था, खून निकल रहा था। फिर मैच आता था, फिर मैच में परफॉर्म कर रहे थे। अब मैच में कितना करोगे, क्या करोगे, उस दिन की बात है। सेम आई एम सेइंग कीप रनिंग एवरी डे। जिस दिन फिर आपको आपका रेस आएगी तब आप एटलीस्ट अपना बेस्ट दे पाओगे। ऐसे ऐसे बहुत बार आपके साथ भी होगा कि क्या होता है, आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया, बहुत दिल से प्रोजेक्ट किया ऐसे, है ना, उसका क्या हुआ, मतलब वो जो डिजर्व होता है ना, वो डिजर्विंग होते वो नहीं मिल पाता। हम लखोद की बात कर रहे थे, ये तो ब्यूटीफुल सीरीज है, आई हैव सीन इट, और मैंने इसलिए तारीफ नहीं की क्योंकि मैंने देखी है, तारीफ की है ना, तो बहुत अच्छी थी और सब लोगों ने बहुत अच्छा एक्टिंग की, एक स्टोरी बहुत अच्छी है लिखी हुई हो, बट वही आपने बोला टाइमिंग, बट वो जो सक्सेस फेलियर जो होता है, जो कभी नहीं दिख पाया यार, दिखना चाहिए था, वो कभी ना इफेक्ट तो करता ही होगा ना। तो हाउ यू टेक इट, मतलब हाउ यू टेक इट? आई डोंट नो, यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम यार। तो उस टाइम के यार लिए तो वो ऐसे- डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, एक दिन में तो ह्यूमन है। बनती नहीं, 6 महीना कैरेक्टर तैयारी और फिर पूरा हाँ, तो लाकआउट मेरे लिए बहुत सबसे क्लोजेस्ट था, सबसे सबसे ज्यादा काम एज एन एक्टर मैंने किया है। 82 डेज मैं सेट पे था उस कैरेक्टर के साथ। 100 डेज का शूट है ऑन स्लेट। 82 डेज वो देव का कैरेक्टर मैंने आप 100 दिन भूल थोड़ी सकते हो, नहीं नहीं भूल मिला सकते। रेजिग्नेशन तो 100 दिन तो थोड़ी 100 भूल दिन का शूट था है, लेकिन हमने 4 महीने उदयपुर में बिताए थे। एक कमरा मेरा अभी भी मुझे पता है, रूम नंबर 33, ये वो जो राजकुबेर होटल में, वो वहाँ देव का कैरेक्टर मैंने बनाया है, वहाँ मैं बना हूँ। पर ये कहानी बाहर ही नहीं आई ना, मैंने कहीं बोली, क्योंकि वो शो आया और चला गया, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चला। जिन्होंने देखा उनको वो कॉम्प्लेक्सिटीज दिखी उसमें, वो दिखा द गाय, वो सामने बाहर आता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड का वो स्टोनर है, लेकिन मैं और सर बिल्कुल वेरी श्योर थे कि हम लोग काम में और किसी भी तरीके से इन चीज़ों को कभी इन्फ्लुएंस में नहीं करेंगे। आप दारू पी के दारू वाला सीन नहीं करते हो कभी भी, आप असली में थोड़ी मर्डर कर रहे हो सीन में। सो वी हैड टू फाइंड वेज ऑफ डूइंग इट। मैं 3 घंटा सो के जाता था, कभी नहीं जाता था, फिर अपने डाइट का ध्यान रखना पड़ता था। बहुत कुछ जाता है। पीपा में भी सेम थिंग था। पीपा में आई हैव डन माई एक्सट्रीम फिजिकल। फिर इसको कैसे संभालते हो, तो बोल रहा हूँ, इसको कैसे संभालते हो जब कोई, यार इंसान रिकग्निशन के लिए तो आता है हर जगह, है ना, तो जब वो चला जाता है स्पेशली जब आप 120% दे जाते, तो पीपा और नॉकआउट वाज जहाँ खून पसीना एक सब दे दिया था, लिटरली खून दिया है, लिटरली सब कुछ दिया है। और फिर वो जब आपका उस लेवल पे नहीं पहुंचता, देन यू आर ओनली लुकिंग एट, आई डोंट नो, थैंकफुली देयर इज वन सपोर्ट एट होम, वंदना, वेयर वी बोथ जस्ट टॉक इट आउट एंड हम एक दूसरे पे निकाल लेते हैं। दोनों सेम इंडस्ट्री से, थैंकफुली मुझे लगता है मेरे पार्टनर और मेरा वो है सिंक की, दोनों अपनी भड़ास भी निकाल लेते हैं, अच्छी चीज़ें भी बोल लेते हैं, सब कुछ वो रिफ्लेक्शन के लिए है। वी स्टेप आउट ऑफ द सिटी फॉर अ वाइल, थोड़ा तो बाहर जाना पड़ता है, वरना आप यहाँ पे रह के फिर वो नहीं। क्योंकि अगेन अगर आपको कैरेक्टर साइन होगा तो आपके मन में तो रहता है क्या इसको भी रिकग्निशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो अपना चेयर लीडर कैसे बनते हो आप वापस? आई डोंट, पता नहीं मेरे को मुझे टाइम लगा वहाँ से बाहर निकलने में, कि 1-2 महीने डिसअपॉइंटमेंट रहती है, तो 1-2 महीना आपका फिर आप ये सोच लो कि चलो अभी क्या है हाथ में, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट। एक चीज़ हमेशा मेरे अंदर रही है, चाहे वो मुझे किसी ने रिजेक्ट किया हो किसी ऑडिशन के बाद, चाहे मेरे प्रोजेक्ट्स साइन होते होते रुक गए, साइन होने के बाद शुरू नहीं हुए, वो तो बहुत हुए। मतलब बड़ा शो था, शुरू होने वाला है, बंद हो गया। फिल्म है, अभी शुरू होने वाली, बंद हो गई। ये भी बहुत होता है और सबके साथ होता है, नॉट जस्ट मी। पर हमेशा वो आग ऐसे बुझती है और फिर सडनली फ्लेम आता है कि अच्छा अब दिखाता हूँ मैं इनको। इट कम्स फ्रॉम समवेयर ऑफ, आई डोंट नो, आई थिंक वही वो चार्ज करना पड़ेगा अपने आप को। अपना बाहर जाओ, शहर से बाहर जाना है, जो भी करना है, वो कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करते हैं। एक ऑप्शन आता है फाइल में जाके, शट डाउन मत करो, एक रीस्टार्ट वाला बटन दबाओ, रीसेट करो, कहीं जाके रीसेट होके आ जाओ वापस, और वो मशीन को वापस चार्ज करके ऐसा हो कि अच्छा अब दिखाते हैं इनको, अच्छा इसमें नहीं, प्रूफ आप लोगों ने नहीं देखा ना, चलो नेक्स्ट उसमें दिखाते। कभी अर्ली स्टेज पर अच्छा ब्रेक मिला और ऐसा हाई आया हो दिमाग में कि अब मेरे में तो होता है ना, इंसान ही तो आप भी, अलग तो नहीं, हम कितनी अच्छी बातें कर ले यार, बट इंसान के मेरे में बड़ा प्राउड नेचर आया हो कि यार मैंने तो अच्छी, ऐसा कभी आया कि आया कि यार मैं थोड़ा बड़ा बन गया, फिर बाद में आपको उससे क्या लर्निंग मिली यार कि नहीं, बैलेंस हिज लाइफ, हाई एंड लो इज नॉट लाइफ? आई थिंक थैंकफुली वो बिगनिंग से ही मेरे कोई भी प्रोजेक्ट में ऐसे बहुत मेजर सक्सेस नहीं हुए, उसमें क्योंकि एक्सट्रैक्शन, जहाँ तक होने थे, एक्सट्रैक्शन वाज द राइट वर्ड, मतलब एक्सट्रैक्शन अ वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रैक्शन एंड मिर्जापुर 2 दोनों 2020 में आए। ठीक है, जैसे लॉकडाउन हुआ, पहला प्रोजेक्ट मेरा बाहर आ गया, एक्सट्रैक्शन, वर्ल्ड वाइड चलाया हुआ। और एक्सट्रैक्शन का इतना बड़ा रेंज है, मुझे नहीं पता था। मैं पिछले साल हम लोग स्पेन में थे, स्पेन के एक छोटे से सिटी के एक रेस्टोरेंट से हम निकल रहे थे रात को 2 बजे, और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे से रोका, और वो स्पेनिश बंदा इंग्लिश भी नहीं बोल रहा था। जिस तरीके से उसने मुझे रोका, मैं डर गया। वंदना मेरी तरफ देख रही थी कि तुमने कुछ उठाया है क्या, मतलब कुछ लिया है, कुछ किया तुमने? मैंने बोला मैंने नहीं किया यार कुछ।
वो गार्ड मेरे को कुछ स्पेनिश में बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसने गूगल किया, बोला, उसने दिखाया मेरी फोटो, बोलता है दिस यू। तो आमिर आसिफ की फोटो थी एक्सट्रैक्शन वाली, उन्हें उसको फोटो चाहिए थी मेरे साथ, एंड वो रिकग्नाइज कर रहा था मुझे, कि बोल रहा था कि वेरी गुड, यू अरब कंट्रीज बहुत सारी जगहों में मुझे इमिग्रेशन में वो लोग फोटो देखते हैं, थोड़ी देर देखते रहते हैं, बोलता है आमिर आसिफ एक्सट्रैक्शन film, and a lot of people, 900 million households saw it in a weekend. It was the highest watched Netflix film अगेन ever. देयर इज अ ट्विस्ट, आपको रिकग्निशन वहां से मिला जहाँ आप कैरेक्टर बड़े इतने बड़े नहीं थे ना, और जहाँ आपने हार्ट एंड सोल दी बनी है। तो मुझे लगता है एज एन एक्टर ना आपको बहुत तरीके प्रिपेयर रहना पड़ता है। Correct, correct. So these are very unexpected. मतलब मिर्जापुर के लिए मैंने expect नहीं किया। एक वही तो एक और बात कर रहे थे हम, किससे मैंने बोला से कि क्या रियलिटी है जिंदगी, क्योंकि मैंने कला देखी है, पृथ्वी डिमरी कला देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म है ना, बट उनको रिकग्निशन कहाँ से मिला, छोटे से कैरेक्टर थे, है ना। अब लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट उनका काम तो देखा ही नहीं आपने। आप देख क्या रहे हो यार, आप बता रहे हो कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा सिनेमा का अप्रोच लोगों का क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। हाँ, आई डोंट थिंक वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो फिर दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर मैंने जब अपनी ट्रैक देखा कि यार भावेश जोशी जब आ रही थी, आई वाज प्लेइंग भावेश जोशी द मेन टाइटल कैरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स हर्षित प्लेज द मेन गाय। बोथ ऑफ अस मोटवानी की फिल्म है, फैंटम की पिक्चर थी, अनुराग कश्यप ने डायलॉग्स लिखे हुए हैं, वो आपको ऐसा ब्रेक मिला हुआ है। हमने अगेन दिल दी जान लगा दी उसमें। मैंने मार्शल आर्ट्स अलग लेवल का सीखा था, अभी तक उस इंजरी से मैं वो कर रहा हूँ, पर लोगों को पता नहीं है। द फिल्म जस्ट कम्स गोज, बट इट एक्चुअली पिक्ड अप नेटफ्लिक्स में। जब नेटफ्लिक्स में आई अगले साल से ही, अगले साल नहीं, उसी साल जून में हमने रिलीज किया था, अगस्त में नेटफ्लिक्स में आ गई थी, और एक टेलीविजन प्रीमियर भी हुआ था। अभी भी उसकी एक कल्ट फॉलोइंग है, अभी भी हमें लोग बोलते हैं कि भावेश जोशी 2 निकालो, वो मास्क, वो जो कहानी थी, और मैं अभी भी बिलीव करता हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी थी, विजिलेंटे स्टोरी। और जैसे मैंने कहा, वो परफॉर्मेंस जो थी भावेश की, जिस तरीके से हमने किया, लोगों ने बोला कि आप रोए थे। मुझे ये समझ में आ गया कि आप अपना जो बिजनेस ऑफ द फिल्म है, उसका जो रिलीज है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। और जो अनप्रिडिक्टेड था वो सडनली आ गया। मतलब रॉबिन बिकेम, मैंने रियलाइज भी नहीं किया था, फटक से सब ब्लास्ट हुआ। जबकि मुझे लगा था मैं तो इतने बड़े दुनिया में, जहाँ पंकज जी, मुन्ना, गुड्डू, श्वेता, ये सब ऑलरेडी इतने बड़े थे, मेरा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वेरी वेरी कलरफुल, बट आई विल प्ले टू माई बेस्ट। और मैंने उसमें वो ये भी ठीक है वाली लाइन डाली, ये किया, उसको बिल्ड किया, एंड मैंने टू आ मैक्स प्ले किया। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये बन जाएगा, बट समटाइम्स यू डू समथिंग वेरी बिग एंड पूरा दिल जान लगा देते हो। तो अब आई थिंक मैं वो समझ गया हूँ कि बिजनेस पे उसका क्या फेट होगा, उस पर हम नहीं ज़्यादा सोच सकते हैं। लेट्स जस्ट फोकस ऑन आवर 100%, कौन सा क्या बड़ा बन जाएगा, कहाँ से क्या मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं यार, कोई बंदा कि कह के आता है यार मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक इज नॉट योर जर्नी, ब्रेक तो तुझे मिल ही जाएगा कभी ना कभी। हाँ, किसी ने मुझे बहुत अच्छी बोला था कि आप पूरा जब आपको काम मिलने लगे ना, तो सक्सेस फेलियर को संभालना आता है, तो आपको काम तो मिल ही जाएगा, आप आगे बढ़ ही जाओगे। पता ना, आदमी सक्सेस फेलियर तो सक्सेस तो अचीव कर लेता है कहीं ना कहीं, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेज से बहुत डरता है, फियर बहुत होता है उसके अंदर कि यार मैंने कैरेक्टर प्ले किया, बहुत अच्छा प्ले किया, नेक्स्ट में जाऊंगा तो क्या मैं इतनी शिद्दत से प्ले करूँ कि वो पिछले बार को जस्टिफिकेशन मिले। नहीं, आई थिंक वही वो यू विल हैव टू बैलेंस इट एवरी टाइम। तो बैलेंस पे चलते रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप गिरोगे, ऑफ कोर्स आप ह्यूमन हो, ऑफ कोर्स दुख होगा कि यार ये प्रोजेक्ट में जो अभी हम बात कर रहे थे, इतना किया नहीं हुआ। एक प्रोजेक्ट मेरे एक दो हैं जो अभी तक रिलीज ही नहीं हुए, उसमें भी बहुत महीनों जाते हैं। एक शो बड़े चैनल्स के हैं, हो सकता है आपको लगा था कि अरे इसमें तो आपका मेन लोड है, लीड है, अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बाहर नहीं आते। सो बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटी जब आती रहती जाती रहती, फिर तो आपको लगता है कि नहीं, योर समटाइम्स सर्टन थिंग्स आर फॉर द फेथ ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके हिसाब से विशाल जी के साथ मेरा बहुत पहले मिडनाइट चिल्ड्रन होना था एक शो, उसमें मैं लीड में था, मैं, वामिका और सिद्धांत, अपना ये नहीं गुप्ता, जुबली वाले। इनफैक्ट वो राउंड सर्कल कब हुआ है, पिछले साल जब मैंने और वामिका ने चार्ली चोपड़ा किया और सिद्धांत और इसने जुबली किया, वामिका ने। तो विशाल जी का ही फोन आया था कि गाइस तुम लोग, मतलब 3 साल, बहुत सालों से हम साथ में काम करने, विशाल जी और हम लोग लगे हुए थे कि करना है, तो कब टाइम आएगा, कैसे आएगा, आपको नहीं पता है। आई थिंक मेन जॉब इज, जैसे मैंने कहा, अपना ट्रैक देखते रहो। एक वो एक्टर रवि किशन सर है, मैं उनसे मिला था। हाँ, पता ना, आप पुराने कलाकारों से पूछोगे तो आपको हार्श रियलिटी समझाएंगे। तो उन्होंने बोला कि खुशी में इतना खुश मत हो जाना कि बिल्कुल ही बावला हो जाए, दुखी में इतना दुख मत हो जाए बावला हो जाए। बहुत लोग कहते भी, उन्होंने कहा। तो मेरे लगा अप्रोच क्या कि बैलेंस इज लाइफ। अगर आपको आज बहुत ही डिसहार्टमेंट होते हो तो शायद आप अगली बार अच्छा परफॉर्म ना करो। आप बहुत ही खुश रहते हो कि आप तो खुशी में कोई प्रोजेक्ट आपका, आप सोचे बहुत एक्साइटेड हो गया, वो खत्म हो गया, बंद हो गया, है ना। तो उन्होंने बोला अगर आपको, आप तब तक तैयार नहीं सक्सेस के लिए जब तक बैलेंस नहीं हो लाइफ। सही बात है, एंड आई थिंक यही हमें सिखा रहा है। आई मीन मुझे तो लग रहा है फिर मैं सही ट्रैक पे हूँ, क्योंकि मैं को अगर मेरे प्रोजेक्ट
मुझे जो भी मेरे को लाइफ में ये सब इंस्टेंसेस मिल रहे हैं या चीज़ें मिल रही हैं वो मुझे सिखा ही रही है आगे के लिए। और जैसे मैंने कहा मैं लंबे उसके लिए आया हूँ, मैं कभी उसमें नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं रहने के लिए आया हूँ, मैं यहीं अपना प्रोडक्शन करके अपनी फिल्में बनानी भी है, मुझे काफ़ी कुछ करना है, तो मैं सीख ही रहा हूँ हर उससे बिजनेसेस क्या होते हैं क्या होता है। एक्चुअली हम लोग जो बाहर से आते हैं हम ये भी एक और चीज़ है, हम एक्चुअली अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में इतना घुसे होते हैं कि हमें बिजनेस समझ में नहीं आता, ये सब नहीं आता ही नहीं है। बहुत बात में समझ में आता है कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी करना पड़ता है, अच्छा स्टाइलिंग भी होती है एक चीज़, अच्छा उसके लिए स्टाइलिस्ट भी लेना पड़ेगा, अच्छा इवेंट्स भी जाना जरूरी है, अच्छा अपना सोशल मीडिया भी जरूरी होगा। हम तो एक्टिंग और क्राफ्ट और काम ढूंढने में लगे हुए थे, पैसे कमाने में लगे हुए थे, जो वो भी जरूरी है, मतलब मुंबई में हम कहाँ वरना सर्वाइव कर पाओगे यार। एंड दैट इज द एडवांटेज विच गाइज जो इंडस्ट्री से आते हैं उनको ये मिल जाता है कि they understand the business well. Yeah. I think that's the only thing. Otherwise today you have to prove your metal both ways, वो तो होता ही है। तो जिसका काम अच्छा आज के टाइम वो क्या सैड करता है, मतलब काम में हो, इंडस्ट्री में कोई चीज़ सैड करती है, ये मुझे बड़ा सैड करता है कि ऐसा ना हो तो बढ़िया है। मुझे लग रहा है मीडियोक्रेसी और आजकल कुछ भी वायरल हो रहा है। That really is I'm very unhappy with. सेम कुछ लोग पहले भी आ चुके हैं एज एक्टर जो इस बात की कंप्लेन कर चुके हैं। बहुत कुछ ऐसे अननेसेसरली वायरल हो जाता है और वो क्वालिटी नहीं है। हम लोग क्वालिटी को और कुछ भी मीडियोकर चीज़ को हम लोग हवा बना देते हैं। और आज की डेट में सबको पता है, आप मीडिया में अगर मैं ज़्यादा शोर मचाऊंगा, पीआर करूंगा, लोगों को लगता है कि ये सच है। वो वाली जो पुरानी कहावत है वो हो रहा है। और लोग बाद में मैं लोगों से पूछता हूँ कि तुमको एक्चुअली पसंद आएगा, मतलब नहीं। मैं ऐसे ऐसे बोलता हूँ कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टार है। और बहुत सारे लोगों को मतलब मुझे सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। एंड आई ऑलवेज से कि यूज इट, डोंट गेट कंज्यूम्ड बाय इट। So I'll tell you, I'll not take anybody's name. I'll tell you a situation. There's an anchor was announcing the name. Anchor थी ना, बोलते हैं स्टेज पे आइए, और उन्होंने किसी को बुलाया स्टेज पे। And I told her the guy who's sitting next to the girl, आपको पता है कौन है वो कि नहीं? तो मैंने कहा पहले होमवर्क करके आना चाहिए, है ना। मैंने कहा आपने एक सेल्फ प्रोक्लेम स्टार को स्टार बता दिया और आपको किसी का पता नहीं, आपने पैनल में बैठा दिया। तो ये हो रहा है एक तरीके से। अब उसको कितना सैड लगा वो सोचो। वो तो मैंने तो रिकॉग्नाइज कर लिया, आई एम सिंह ऐसा होता यूजली भी होता हो, तो कितना सैड लगा उस बंदे को। बहुत। एंड मुझे भी मतलब आप एक्चुअल क्वालिटी वर्क तो लोगों का देख नहीं रहे हो, आप बस वही देख रहे हो जो मतलब मैं मुझे पता है कि इंस्टाग्राम में भी बहुत मेहनत लगती है। यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव टू क्रिएट वेरी गुड कंटेंट। कंटेंट क्रिएशन मतलब हम तो जब 2 घंटे का और वेब सीरीज बना रहे हैं, सबको पता है कि वो 30 सेकंड और 1 मिनट बनाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। बट थिंग्स विच आर गोइंग, समटाइम्स सम पीपल आर बिकमिंग वायरल फॉर नो रीजन। मतलब जस्ट बिकॉज आप पार्टीज जाते हो और मैं आप दोस्त हो कुछ लोगों के, आप एक फ्रेंड हो, क्यों आपने मतलब आई डोंट बट वो पुश मीडिया तो कर रहा है। बट दैट इज वी ऑल नो। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अपना सिनेमा ही बड़ा मनी ओरिएंटेड हो गया। आज की डेट में मैं यहाँ से कि बुला सकते हैं, वो तो मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए वो तो होता ही है, पैसे देके सब कुछ चलता है। मेरा कहना है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं ना लोग अब स्टारडम को भी पैसे से जोड़ना शुरू कर दिया कि जब पैसा खर्च होगा तभी आदमी कुछ आगे कराएंगे। कि अपनी पब्लिसिटी नहीं करेगा तो तुझे कौन देखेगा। उससे इफेक्ट पड़ रहा है काफी एक्टर्स को और इंडस्ट्री को इफेक्ट पड़ रहा है कि फिर वो जो कि मुझे बनना क्या है। हाँ, और फिर आप क्वालिटी में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने ऊपर क्राफ्ट में ध्यान नहीं दे रहे हो। सब लोग देख रहे हैं कि मैं इंस्टाग्राम में अभी कौन सा पोस्ट डालूंगा, फोटोज मुझे ऐसी डालनी है, वो वाली पोस्ट किसी का वायरल हुआ था, मुझे ये रील डालनी है, ज़्यादा ध्यान उस सब में जा रहा है। अगेन एक बैगेज है ना भी यार, ये भी मुझे सोचना पड़ेगा। या तो फिर देन गेट लाइक जो एक्चुअल प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग का काम है यार, वो लोग प्रोफेशनली उनसे कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, उनसे कोई कंप्लेन नहीं है। आई तो लव देम, दे मेहनत करते हैं। मैं समझ गया आप किधर जा रहे हो, मेरे को सही बात बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो काम कर रहे हैं, उनको पोस्ट डालने पड़ते हैं, वो होटल जाते हैं, उनका दिन रात बैठ के कंटेंट बना रहे हैं। मैंने देखा है वो होटल जा रहा है, होटल में रिलैक्स नहीं है, वो उसको शूट करते रहना पड़ता है, फिर रात को बैठ के एडिट करना पड़ता है, बिकॉज उसको कोलैबोरेशन में आया है, उसका प्रोसेस है, बहुत दिन रात वाला काम है, कोलैबोरेशन के साथ ब्रांड्स के लिए काम करना। मैं कह रहा हूँ इफ यू वांट टू बी एन एक्टर use the Instagram for promotion, use the Instagram to talk to your people, to fans and ये सब, but be real there यार। Don't be somebody you want to be like क्योंकि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। मेरे को वो रियल, और इनफैक्ट मेरे को तो अच्छी चीज़ अभी आई हैव रियलाइज कि मैं उस चक्कर में मैं ये समझ गया हूँ कि अब कितना रियल रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में सब दिख रहा है अब।
शायद यही बात ना अभिषेक बैनर्जी से हुई थी पीछे पॉडकास्ट पे, तो उनसे भी यही बात हुई, उन्होंने ये बात बोली थी कि अब आपको ढूंढना पड़ेगा क्या करने आए हो। हाँ, अब एक्टर बनने आओ, मत पड़े चक्कर में, और अगर ये भी करना है तो फिर अपना सर्दी और बढ़ा ले। देख लो, मतलब उन्होंने बोला कि बैगेज आप ही उठा लो, मतलब आप अगर ऐसे जो दोनों बैलेंस कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, मतलब अगर वाह, बट शायद ऐसा बहुत है नहीं। अच्छा है। वो तो अच्छा लकीली OTT आया तो काफ़ी एकदम से रिकॉग्निशन भी और बढ़ गया, वरना मुझे लगता है वो पुश भी नहीं होता, वो उधर ही इंस्टाग्राम पे लोग रह जाते। पर आप मानते हो कि इंस्टाग्राम में, लेकिन अब तो दिख रहा है कि कौन सच है और कौन नहीं है बट ना? बात यह है कि अल्टीमेटली क्या है कि लोग बॉम्बे नहीं रहते, जो देख रहे हैं वो बाहर के लोग हैं, बाहर के लिए वही सच है जो दुनिया दिखती है, वहाँ पे दिखती है। आप बॉम्बे में किसी एक्टर से मिलते हो, आप ऐसे मिलते हायर हो सकता है मिलता हो, यहाँ बैठा होगा, बट आप बाहर जाओगे तो एकदम पूरा ओ हो गया। तो शायद वो ऑडियंस है ना वो बाहर की है, वो केवल वो देख रही है कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ कि मैं TV पे हूँ, उसे उतना ही समझ में आता है। नहीं, मैं उस पर्सपेक्टिव से भी देख रहा हूँ, जहाँ मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, जो मेरे कुछ कजन्स हैं जो नौकरी में लगे हैं इधर उधर सब जगह ऑल ओवर इंडिया में, जब मैं उनसे मिलता हूँ देहरादून जाके, उनको ये तो पता है कि ये इंसान सिर्फ इंस्टाग्राम में क्या गेम खेल रहा है। बट फिर भी उन्होंने फिर मारा है ना कुछ, तो फर्क आ गया ना वहीं पे, आगे करेक्ट करेक्ट, वो तो है कि जो वायरल हो गया और उसके बारे में बात तो होती है, लेकिन वो फेमस तो हो ही रहा अब है। वही मेरी वाली बात आ गई ना, जब उस एंकर ने अनाउंस किया तो लोग उसने ताली बजा रहे थे, दूसरा बंदा उठा तो उसे कोई पूछ ही नहीं रहा। अब अपने वही तो बोल रहा, अब क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि लोग तो अब इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं ना, तो ये हार्श रियलिटी हार्श रियलिटी है, पर मुझे लगता है वो ये हर चीज़ एक बबल जैसी लगती है यार। इट्स ऑल ट्रेंड, मुझे लगता है टाइम में। मी एन आउटसाइडर आई आस्क दिस क्वेश्चन यूजुअली, और लोगों ने अपने डिफरेंट टेक भी दिया इस पे। एक मुझे लगता है क्या होता है, हाँ बड़ी बात करते हैं कि लोग, हम कहते हैं कि गो एंड गिव ऑडिशंस, गो एंड गिव ऑडिशंस, गो एंड गिव, फिर कुछ प्रिविलेज फैमिली से बच्चे आते हैं, वो ऑडिशन से बड़े लीड कर रहे होते हैं, तो फिर आप क्यों कहते हो कि थिएटर ही करो, यही करो, जब किसी का इतना, अब मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग अपने आप प्रूफ भी करते हैं, ये नहीं कह रहा, बट कुछ नहीं प्रूफ कर पाते फिर भी वो लीड्स पे आते रहते हैं, और एक बच्चे से आप करो तो रोज ऑडिशन दे, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास और? एग्जैक्टली तो मैं क्या, फिर आप कहते हो कि नहीं है, हमें अपने आप कंपेयर नहीं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। नहीं, कंपैरिजन होगा। हाँ एग्जैक्टली, वो कंपैरिजन कैसे नहीं होगा, क्योंकि जिस आदमी इतना ऑडिशन दिया होगा और उसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा, तो शायद मैं तो समझ पा रहा हूँ कि उस आदमी को कैसा फील होता होगा। मेरे हाथ से गए प्रोजेक्ट जहाँ मेरे को डायरेक्टर ने बोला है कि आई वांट यू, एंड बेस्ट ऑडिशन दिया, तो मुझे भी पता है कि इतना अच्छा ऑडिशन दिया था। कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला, डायरेक्टर ने बोला है कि आपका सबसे बेस्ट था, आप टॉप नंबर पे हो। मुझे लगा मेरे को मिल रही है फिल्म, एंड वेरी रिनाउंड डायरेक्टर्स हु आई रियली वांटेड टू वर्क विद आर टेलिंग यू दैट वी रियली वांट टू वर्क विद यू। और मैं तो हमेशा मानता हूँ टेस्ट तो जरूर लो, ऐसा नहीं कि आपने मेरा वहाँ पे काम देखा और आप ले रहे हो। ठीक, मैं बोलता हूँ मेरा ऑडिशन लो, आप देख लो कि मैं आपका कैरेक्टर कितने अच्छे तरीके से बिठा सकता हूँ। चाहे 60-70% ऑडिशन में हमेशा वो उतना ही देखते हैं कि 60-70 तक उतना तो ला सकता हूँ उस लेवल पर। दे आर कन्विंस्ड कि ये ऐसा सेट पे आएगा तो ये होगा। एंड सम वेरी रिनाउंड वेरी ब्यूटीफुल डायरेक्टर्स हु आई रियली वांट टू वर्क विद हैव टोल्ड मी कि आप हो, मुझे आपके साथ काम करना है, आपका टेस्ट बहुत सुंदर था कास्टिंग, लेकिन ऊपर से प्रोड्यूसर आते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनको ले लेते हैं। वो एक प्रिविलेज तो है, वो कहीं ना कहीं से उनका कनेक्शन है, उनका बिजनेस है, उन बिकॉज दे हैव बीन अराउंड एंड दे हैव बीन, इनका फैमिली से रिलेशनशिप से, वो तो है। बट हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम तो टेस्ट देते रहेंगे। आप टेस्ट आप एक चाहिए तो या तो मतलब कोई बड़ा कलाकार भी उसे लाइन पे लगाए थे, मैंने देखा लगे हुए है, तो आप कह रहे हो कि यार उसे रीस्टार्ट करने को बोला है, और किसी को बोलते हैं कि हाँ अब रीस्टार्ट करना तो आया, तब भी पीछे खड़ा होना है आपको। पीछे होता है, वो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। अब एक और चीज़ ऐड कर दी मुझे, मैं किससे मिला था, मतलब वो OTT ओरिएंटेड काफ़ी है, मतलब OTT पे ही काम करते हैं मोस्टली। उनसे मैंने बोला कि यार कि OTT इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, उन्होंने बोला कहाँ ग्रोइंग, मैंने बोला अगेन लौट के तो वहीं आ गया ना। अब जब किसी को बड़े स्टार से उन्होंने बोला कि मैं अब इन कलाकारों से काम कर रहा हूँ, बट यार मुझे वो नहीं मिल रहा है जो सिनेमा बना रहे हैं बड़ा, तो मैं उनको अपने इस पे लेके आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भेड़ चाले कि लौट के वहीं आएगी, तो आपको फर्क पड़ना नहीं है। तो क्या ऐसा मानते हो? ऐसा हुआ है, वो घूम के आए वापस घूम रहे हम दो। इसमें बैनर्जी भी मेरे साथ था। आई रिमेम्बर ये एक राउंड टेबल था, सायमी खेर, सम ऑफ अस वर देयर। आई थिंक फिल्म कंपेनियन का था या क्या था, बट ऑनलाइन चल रहा था उस टाइम, लॉकडाउन कोविड के बाद, और 2020 मैसिव ईयर हुआ OTT के लिए। लॉकडाउन में था उस टाइम, मतलब पीपल स्टार्टेड टू कमिंग इन, है ना। फिर तुम गायब भी होने लगे, क्योंकि अब वापस मतलब नहीं, उस साल के शोज भी देखो ना, पाताल लोक से लेके फैमिली मैन, पाताल लोक, स्कैम आया, मिर्जापुर आया, बहुत सारे आए उस साल। मतलब और लोगों ने देखा, पसंद भी किया, सब देखे, पसंद किए, लेकिन नहीं। पर 2000 मुझे याद है मैंने उस इंटरव्यू में बोला था, गाइज अभी मत इतना मत खुश हो, हम बहुत खुश हो रहे 2020 को लेके, इस लॉकडाउन को लेके, और बड़े अच्छे शोज आए हैं, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, हम सबको बधाई देनी चाहिए, टैलेंट बाहर आ रहे हैं, लेकिन इसको मेंटेन करना अभी मुश्किल होगा। फर्स्ट फॉरमोस्ट क्योंकि जब दुनिया खुलेगी
और जो लोग घर में बैठे हैं, जब उन्हें अपना अरे घर बार चलाने के लिए पैसे चाहिए, लोग बाहर जाएंगे नौकरी करेंगे, नौकरी करके जब इंसान वापस आएगा थका हारा, तो आपका एक एपिसोड देखेगा, कोई बिंज वॉच नहीं करेगा। आज के डेट में कौन बिंज वॉच कर रहा है? मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। वापस वापस वही कोई आप घर जाके बिंज वॉच नहीं करते हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप 8 एपिसोड देख पाओगे पूरे रात भर बैठ के। उस टाइम पे हमने देख लिए थे। अगर हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटी रखी तभी इंसान वापस आएगा अगले दिन जॉब के बाद, और वो सेकंड एपिसोड देखेगा, तभी देखेगा थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड। पर हम क्वालिटी की जगह क्वांटिटी में जाएंगे। क्वांटिटी में क्यों जाएंगे? क्योंकि छापना है जल्दी 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 जल्दी, चाहे वो पैसा हो या शो। अरे शोज चल रहे हैं, चलो बनाओ। एक गैंगस्टर शो हिट हुआ, चलो और 10 बनाओ। एक पुलिस डिटेक्टिव शो हिट हुआ, चलो और 10 बनाओ। अब क्वालिटी ड्रॉप हो गई उसमें। और ये वहाँ पे भी डिस्कशन हुआ था। अरे रिमेंबर, मैं बैनर्जी, हम लोग सभी लोग यही बात कर रहे थे कि फिर जो टैलेंट की बात करूँ ना, कि टैलेंट ऊपर आ रहा है, ये राइटिंग अच्छी आ रही है, ये सब आ रही है, वो ड्रॉप होगा। हो गया, हो गया। अब फिर अब व्हाट इज हैपनिंग इज, फिर बिजनेस वाइज बिजनेस नहीं चल रहा, तो चैनल्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ऑफ कोर्स द ऑलरेडी नोन बिगर स्टार्स। अब उनको लेके आओ। अच्छा, आप अब मैंने इतनी सारी बात तो हमने फिल्म को लेकर कर ली, पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, रिलेशनशिप को लेकर बात। कैसे आपको लगा यार शी इज़ द राइट वन, आई शुड गेट सेटल डाउन? ये कॉलिंग कब आती है, मतलब मैं एज अ बैचलर हूँ, कब आती है कॉलिंग यार? क्योंकि बड़ी मुश्किल है ऐसे, आप जब बहुत कुछ कर रहे थे। मुश्किल तो है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर। शादी के बाद क्या ऐसा शक आता है कि यार सही करी कि नहीं करी? नहीं, पर पता क्या हुआ, शादी ये हमारा मेरा बनने का तो इतना टाइम हो गया था कि वो ऑलरेडी हम लोग फ्रेंड्स थे, नहीं, फ्रेंड्स के बाद जब कपल बने, डेट करने लगे। हाँ, डेट करने लगे, और फिर फैमिली को भी पता चला, तो सब वेट ही कर रहे थे कि कब शादी होगा। हम ऑलरेडी फिर 1 साल लिव इन में रहे। बट वो फर्स्ट क्लैरिटी कैसे आती है यार नहीं शी इज द वन? और फर्स्ट क्लैरिटी आई थिंक मेरे को तो वहाँ से मिली, क्योंकि व्हेन वी मेट वो बहुत ही प्योर ऑनेस्ट लड़की थी। और मुझे याद है, मैं अपने दोस्तों को भी बोला था, जब मैं रिहर्सल्स के बाद अपने फ्रेंड के पास जाता था, मैं बोला था यार अगर इनके साथ कुछ होगा तो ये लंबा होगा, और वरना नहीं होगा। अच्छा है, या तो होगा हमारे बीच में, या तो नहीं होगा। अगर होगा तो लंबा ही होगा। इट कांट बी अ वेरी, क्योंकि वो भी इंसान वैसी है, वो बहुत रियल है, ऑनेस्ट है। इनमें बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मतलब जो उनको फील हो रहा है वो उनके चेहरे पे दिख जाता है, जो उनको फील होता है वो बोल देती है, विच इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट हर। एंड वो वन ऑफ दोज पीपल आई हैव मेट वेरी रेयर, जिनके साथ कोई भी दोस्ती कर लेता। मतलब मेरे से दोस्ती नहीं हो पाती इतने लोगों की। लोगों को जब मैं दूर बैठा हुआ दिखता हूँ तो लोग को लगता है कि मेरे अंदर एटीट्यूड है। पता नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला है। नहीं ऐसा मुझे लगा। हाँ नहीं, मे बी वो मैं कभी कभी सीरियस फेस में से कुछ सोच रहा होता तो लोगों को लगता है ये एटीट्यूड में है, या इसके अंदर बहुत बाहर लोड लेके स्ट्रेस में बैठा हुआ है। बट एक्चुअली मैं बस सोच रहा होता हूँ, या कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ, या कुछ वैसा होता है। बट शी इज़ वन ऑफ द जेन्युइन वन, जिसके साथ लोग बात करते हैं, वार्म है, इतनी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी, एंड आवर सिमिलैरिटीज वर सेम लुकिंग एट लाइफ। हमारा अप्रोच जो था, वेदर इट इज टू डू विद ट्रैवल, फैमिलीज, आवरसेल्व्स, वो बहुत सेम थे। तो जब हम डेट करना शुरू भी हुए, धीरे 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 वो पता ही चल गया कि यार ये कनेक्शन ऐसा है कि सिर्फ हम दोनों ही रियल जोन में ही आए एक दूसरे के पास। What kind of change as an actor you want to see? मतलब ऐसा में यार मुझे चेंज तो देखना है यार, ये चेंज तो आए। क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि आप इस सिनेमा को जी रहे हो बहुत अच्छे से, नजर आता है आपको देख के कि यार ये बदलाव आएगा तो मैं बड़ा खुश हूँ ऐसे। फ्रैंकली लगता है भी, एंड मुझे लग रहा है वहीं जाना, उस जोन में ही जाना पड़ेगा। मैं कुछ प्रोड्यूसर्स और हम लोग भी बैठ के कुछ लोग बात कर रहे थे कि, और जब मैंने ये कहा तो सब लोग बोल रहे हैं हाँ बात तो सही है। मैंने बोला बात सही है, लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कि अमल नहीं होती है। अमल नहीं हो रही। कि अभी भी हम बड़े बड़ी फिल्मों पे ध्यान दे रहे हैं, बिग बजट मैग्नम ओपस का ध्यान दिया जा रहा है। तो उसके लिए आपको वो बड़े लोग चाहिए जो पुल करते हैं थिएटर में। मुझे लगता है हर बजट की, हर जॉनर की फिल्मों को थिएटर में आना ज़रूरी है। फिर आप OTT में लाते हो या जैसे भी करते हो, मुझे लग रहा है कि कंटेंट बनाओ, हर जॉनर का बनाओ। अभी फिल्म्स में हम लोग थोड़ा सा फंस गए हैं। OTT में बने बड़े हुए, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, वो अप एंड डाउन है। वापस OTT आएगा, क्वालिटी भी आ रहा है, क्वांटिटी भी आ रहा है, एंड वो तो अब चलता रहेगा, ग्राफ है। फिल्मों में मुझे लग रहा है हम लोग कहीं फंसे हुए हैं, कि हम लोग अटक गए हैं, एंड कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए। जब मैग्नम ओपस बनी, जो पिछले साल बनी है, दे अर्न मनी, वी लव्ड इट। मतलब मेरे को बहुत टाइम के बाद मैंने जवान देखे, मैं शाहरुख का बहुत बड़ा फैन हूँ, लाइक नाइस, वो तो बड़ा मज़ा आया। एनिमल चली, ये सब चली, बट सिर्फ वो नहीं हो सकता। मुझे लगता है और भी कहानियाँ आनी ज़रूरी है। मतलब इसे ऐसे कह सकते हैं कि आप केवल सुपरस्टार मत बनाओ, यहाँ से भी सुपरस्टार बनाओ। हाँ, मुझे लग रहा है इंडिपेंडेंट सिनेमा आज अभी कान में जो इस तरीके की फिल्में हमारी जीती हैं, वर्ल्ड वाइड आप वहाँ रिकग्निशन मिल रही है, लेकिन इंडिया में किसी को पता ही नहीं होगा। इंडिया में अभी आप थिएटर में रिलीज करो, कोई देखने नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है उनको भी उतना ही प्रमोट करना चाहिए। मुझे आर्ट लगता है बोलने से आर्ट थोड़ी होता है, आर्ट बोलने से हाई साइड में बैठ के आर्ट आर्ट बोल दो, आर्ट देखने भी तो घर जाओ के उसे। अंदर थोड़ी होगा। आपको देखना पड़ेगा, उनको उतना ही प्रमोशन देना पड़ेगा, उनको उतना बैकिंग देनी पड़ेगी।
and that I really feel will have to come. I was sitting somewhere and there was 2-3 couple of elite people and they were speaking, okay, there's no art cinema in India, and I was very surprised. मतलब मैंने बोला चलो अभी आर्ट देखने चलते हैं, चलो कला देखने चलते, चलोगे उन्होंने वाइन के ग्लास से पकड़ के ही बोलना कि आर्ट सिनेमा नहीं बनता, पता भी आपको आर्ट बनाने में मेहनत लगती है। चाहिए, we need the magnum opus, the big फिल्में, we need वो भी चाहिए, क्योंकि वो फिल्में वैसी है, वो हाई स्पीड शॉट मैं OTT में टीवी में नहीं देख सकता, वो मुझे मज़ा आता है जब एक्शन सीक्वेंस बड़ा वैसा होता है वहाँ पे, वही चीज़ें आप। लेकिन ड्रामा वाली स्कैरी फिल्म लाइक अभी मुंजे आई, आई एम ऑलवेज टू, मेरी फिल्म बाकी है, मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है कि यार ऐसा किसी ने कुछ अटेम्प्ट किया। अच्छा ओके, आपको पसंद आई? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी अभी तक, मेरी बाकी है, पर मैं कह रहा हूँ अटेम्प्ट जस्ट टू गेट दिस न्यू गाय, न्यू फेस एंड एक क्रीचर के बारे में कहानी है ये, इसीलिए मुझे फिल्म इज वेरी एंटरटेनिंग, ये तो बात सच है, एंटरटेनिंग है, सबने बहुत अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूँ मुझे वो अटेम्प्ट के लिए मैं 100 और मैं मार्क्स अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ इस तरह के अटेम्प्ट्स होते रहने चाहिए, सिर्फ एक ही ट्रैक के क्योंकि वो फिल्म चली वैसी ही फिल्म अभी आप बनाना चाहते हो मत करो, कुछ नया मार्केट में डालते रहो, तभी ऑडियंस इज वेरी रिसेप्टिव है, ऑडियंस बहुत। चलो अब क्लोजिंग नोट पे एक सवाल लास्ट पूछते हैं आपसे, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? सक्सेस के बहुत सारे आंसर्स लोगों ने दिए हुए, आपका अपना टेक होगा, अरे दूसरे के नजर आई नो मतलब वो घूमा फिरा के वो एक ही हो जाता है कि आई थिंक टिल द टाइम आई एम वेरी सक्सेस फॉर मी वुड बी टुमारो, इवन टुडे आई फील सक्सेसफुल इन द मोस्ट ऑनेस्ट वे। अगर मैं बोलूँ तो कि मैं उस लेवल में पहुँच जाता, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, वेदर इट इज़ टू डू विद माई वर्क, माई सेल्फ, कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, विद माई पार्टनर, विद माई फैमिली, विद माई फ्रेंड्स, मतलब उस लेवल पे पहुँच जाऊँ जब मैं फिर अपने डिसीजंस ले सकूँ, यार मैं अपने ना ये करना चाहता हूँ, बिल्कुल सब कुछ मुझे स्मूथली मिल रहा हो मेरे आसपास, पीपल आर नॉट जस्ट लविंग मी फॉर द सेक ऑफ लविंग मी, वो मैं नहीं चाहता। मैं अकम्प्लिशमेंट के लिए कुछ करा है चीज़ के, तो उसके लिए ना प्यार करें, लेकिन मेरे एक्चुअली काम के लिए प्यार करें, जो मैं हूँ, जो मैं रियल सेल्फ में हूँ, और मैं होपफुली मैं वही रहूँ, और सिर्फ उसके लिए मुझे प्यार कर सके, और मेरे काम को बिल्कुल उस पर लव दे सके। बस आई डोंट वांट, आई ऑलवेज से दिस, जब एयरपोर्ट में जब मेरे पास लोग आते हैं, कोई मिलते हैं, जो वो दिल से आते हैं, और जब 10 लोग आएंगे, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, आई डोंट वांट 10,000 पीपल क्लिकिंग पिक्चर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। अब ऐसा लग रहा खत्म हो गया बट कुछ निकला ही नहीं गया। हाँ मतलब हम तो बस बातें, मैंने बोला था आपको शुरुआत से एंड तक कि आपको ऐसा लगा कि क्या बात चल रही है।